नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रणी पूर्वांचल से प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्वांचल एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन कक्षाएं करंट अफेयर्स के लिए हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी और भी वीडियोस के लिए आप हमसे पूर्वांचल से प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, जहाँ यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए सारे कोर्सेज हम आपको समय के साथ देते रहेंगे। पूर्वांचल आईएएस एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में 3 साल पहले ही सेटअप किया गया गोरखपुर में, जो कि पूर्वांचल के एरिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आता है। अगर आप उसके नियर बाई एरियाज़ में रहते हैं तो आप वहाँ रहकर एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ दिल्ली के अध्यापकों द्वारा ही कक्षाएं दी जाती हैं। वो सारी सुविधाएं जो आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके लेते हैं, वो आपको बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पर दिल्ली के अध्यापकों द्वारा आपको गोरखपुर मिल जाती हैं, जहाँ आपको टेस्ट सीरीज, सारे मटेरियल्स जो हम करस्पॉन्डेंस मटेरियल्स देते हैं वो सारे आपको वहाँ पर एज अ नोट्स के फॉर्म में, सारे करंट अपडेट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको मिल जाता है। जैसे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और स्पेशली जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, जो बाहर जाने में कुछ ना कुछ समस्या रहती है, सो वहाँ रहकर आप तैयारी कर सकते हैं। हम वही अध्यापक हैं जो आपको किसी नामी गामी संस्थाओं में पढ़ाते हुए नज़र आते हैं। सो आइए दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। और आप सब जानते हैं ये एक साइंस एंड टेक का एक करंट सीरीज़ है जो चल रहा है यहाँ पर पूर्वांचल के प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ हर वर्ष हम आपको करंट अफेयर्स अपडेट्स कराते रहते हैं। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े तो आप जानते हैं कई सालों से मैं आपको करंट अफेयर्स अपडेट्स कराता जा रहा हूँ। आइए हम साइंस एंड टेक में 2020 के टारगेट में जो करंट अफेयर्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी टारगेट 2020, उसमें जो भी यूपीएससी और उसके साथ जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए आप इच्छुक हैं, अभी जो विगत समयों में आने वाले हैं, तो उन समय के हिसाब से जो भी नए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सब में ये आपको करंट अफेयर्स पूरी तरह से यूज़फुल होगा। जुलाई से हम स्टार्ट कर चुके हैं करंट अफेयर्स। जुलाई 2019 से हम आगे बढ़ चुके हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ हम पहुँच चुके हैं नवंबर मंथ। इसके बाद हम दिसंबर तक भी पहुँचेंगे। सो चलते हैं इस कालक्रम में आगे बढ़ते हुए। नवंबर 2019 के ऐसे कौन से करंट अफेयर इश्यूज़ हैं जो इस मंथ के काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रवि अग्रणी आप सबका फिर से पूर्वांचल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इट्स माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज अ ऑथर ऑफ मैकग्रा हिल पब्लिकेशंस। कुछ ऐसी किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं, जिससे काफ़ी विद्यार्थियों को लाभ मिलता रहा है। आपके सुझाव हमें देते रहेंगे बिल्कुल, जिनसे हम इन चीज़ों को और गुणवत्तापरक बना सकें। और साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशन जैसे इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल, दो सेटअप इन गोरखपुर यूपी। ये सारे डिटेल हैं, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप आसपास के हैं तो आप बिल्कुल जाएं, संपर्क करें, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि दिल्ली और गोरखपुर में कोई डिफरेंस अब नहीं है। ओके, साइंस एंड टेक में कुछ एडिशंस हैं, कुछ बुक हैं जो आपको अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, काफ़ी टॉपर्स के भी रिस्पांस मिले हैं। सो ये वही साइंस एंड टेक की बुक है जो 3 एडिशन में उपलब्ध हो चुकी है और 2017 से ये पब्लिश हो रही है लगातार। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। तीसरा एडिशन इस समय आपको मार्केट में मिलेगा, जो बुक आपको पूरी तरह से साइंस एंड टेक में कैसे चलना है, क्या करना है, उसके लिए संपूर्ण होगा। काफ़ी हद तक कुछ रूमर्स हैं जो मार्केट में बने हुए हैं, साइंस एंड टेक से सिर्फ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। सो आप पूरी तरह से गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बैलेंस है जो हमेशा यूपीएससी फॉलो करता है। सो आप बैलेंस में चलेंगे, आप बिल्कुल इस हिसाब से नहीं चलेंगे कि साइंस टेक में सिर्फ करंट अफेयर इश्यूज़ आते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि जो लोग स्टैटिक पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन कुछ ना आता हो, तो ये आपको सुनने में आता है कि ठीक है करंट अफेयर्स में रहा होगा, और करंट अफेयर्स में आपको मिलता नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप खुद कंफ्यूज हैं। कम से कम इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको पीछे की वीडियोज़ में भी बोलता आया हूँ, फिर मैं बोल देता हूँ, 4 साल का एनालिसिस में आपको छोटा सा कर देता हूँ। 2016 से लेकर 17, 18 और 19, 16 में जो भी प्रश्न पत्र था वो समसामयिकी पे आधारित था। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न समसामयिकी पे आधारित थे, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी संभव हो सकते हैं सब में जो समसामयिकी बन सकती है, सब में करंट अफेयर्स पे था। लेकिन वहीं 17, 18, 19 में देखिए तो क्वेश्चन पूरी तरह से स्टैटिक रहा है। 80% प्लस क्वेश्चन, ओके, यानी 90% के आसपास, 80 to 90% क्वेश्चन आपको स्टैटिक रहे। यानी आपको हर विषय की प्रॉपर नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए। ओके, और आगे जो चौथा एडिशन की बुक है वो 2021 के लिए, वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद आएगी। कुछ और अपडेशंस या कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो हम वहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। तो अभी आप इसका लाभ लेते रहें। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में यह किताब उपलब्ध है, और इसमें आपको स्टैटिक के साथ जो कंटेम्प्रेरी इशूज़
जुड़ा हुआ है उन सारी चीज़ों को लेकर हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। प्लस एवरी चैप्टर्स के बाद जो यूपीएससी के प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्न पत्रों को वहाँ दे दिया गया है, जिनको आप लगातार सॉल्व कर अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आप किस स्तर पर पहुँच चुके हैं। फाइन। सो ये चौथी एडिशन की बुक है जिसका कवर ऑलरेडी मैकग्रा-हिल ने रिलीज़ कर दिया है, तो ये आपको चौथे एडिशन के फॉर्म में मिलेगी, जो कि 2020 के एग्जामिनेशन के बाद आपको उपलब्ध होगी। सो अभी आप थर्ड एडिशन की बुक ही फॉलो करते रहें। ये वो चैप्टर्स हैं जो मैं आप सब जानते हैं, आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो जानते हैं। मैं शुरुआत में आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ किन चैप्टर्स को लेके हमें यहाँ आगे बढ़ना है। तो इन चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला विज्ञान तकनीकी भारत में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। दूसरा ऊर्जा एनर्जी से जुड़ा हुआ जो भी करंट अपडेट्स है। तीसरा अंतरिक्ष तकनीकी। चौथा संचार सूचना तकनीकी। पांचवा प्रतिरक्षा तकनीकी। छठवां बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट कण भौतिकी। नेक्स्ट कृत्रिम बुद्धि लब्धता, रोबोटिक्स और नैनो तकनीकी। नेक्स्ट जैव तकनीकी, स्वास्थ्य में बीमारियां तथा विभिन्न तरह की जो प्रतिरोधकता यानी इम्यूनाइजेशन जो कार्यक्रम जो भारत में चलाए जाते हैं वो, और विविध। तो कुल मिलाकर 11 चैप्टर्स हैं जो आपको विज्ञान तकनीकी में तैयार करने हैं, और इन्हीं चैप्टर्स के ही स्टैटिक पार्ट के साथ इनके करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं। इन वीडियोस में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्टैटिक पार्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको फिर मैं बताता हूँ कि यूपीएससी बहुत ही होशियारी से प्रश्न पूछता है। कोई टॉपिक अगर करंट अफेयर से अपडेट है, ओके, मतलब कोई कनेक्ट होता है, तो उसी का स्टैटिक पार्ट के 1-2 ऑप्शन बना देते हैं, और बाद में उसका तीसरा पॉइंट क्या करते हैं, काफ़ी हद तक वो करंट से जोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं 1, 2, 3 कौन सा स्टेटमेंट सही है। यानी आप जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक सुनते हैं, इनके बैकग्राउंड में इनका बेसिक स्टैटिक पार्ट आपको समझ आना चाहिए। ओके, नहीं तो एक कहावत है हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसकी पराकाष्ठा या जिस तरह के वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए दोस्त, सो आधी नॉलेज मत रखिए। ये देखिए यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर पे जो करंट अपडेट्स हो सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ कि आपको अटल इनोवेशन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर आप देखिए तो कुछ ना कुछ डिस्कशन अटल इनोवेशन मिशन से लेकर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। असल में एक अटल टिंकरिंग लैब मैराथन है जो ऑर्गेनाइज किया है, ओके, अटल टिंकरिंग लैब ने अटल टिंकरिंग लैब मैराथन ऑर्गेनाइज किया है, जो अटल टिंकरिंग लैब किसके अंदर आता है, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। सो अटल इनोवेशन मिशन, और अटल इनोवेशन मिशन कौन उसको सुचारू रूप से लागू करता है, उसको अनुपालन करने की बात करता है नीति आयोग, जो 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन रहा है। तो बात यही होती है, नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन मिलकर जो अटल टिंकरिंग लैब लेकर आए हुए हैं, फाइन, वो अटल टिंकरिंग लैब मैराथन ऑर्गेनाइज किया है। इसके पीछे पर्पस क्या है? ये मैराथन जो है पूरी तरह से बेस्ट स्टूडेंट इनोवेटर्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, जो भी विद्यार्थी ज़्यादा अन्वेषण कर सकते हैं, ओके, अनुसंधान कर सकते हैं, ओके, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, किस तरीके से क्षमता बढ़ाना है, क्या करना है, इस बारे में हम पीछे अटल इनोवेशन मिशन में बात कर चुके हैं। देश में बहुत सारे अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हुई है और हो रही है आगे आने वाले सालों में, जिसके बारे में हम पीछे के करंट अफेयर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर जो पूरा टारगेट है अटल टिंकरिंग लैब मैराथन का, 6 मंथ का एक पूरा ओके, एक टारगेट रखा गया है। और यहाँ पर जो भी एरियाज हैं जिन पर एक पूरे राष्ट्र में है ना, जिन पर काम किया जाएगा, वो 6 ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम लोग कार्य करने वाले हैं। ओके, यानी अटल टिंकरिंग लैब कार्य करने वाला है। वो एरियाज कौन कौन से हैं? क्लीन ऊर्जा, ओके, दूसरा वाटर रिसोर्सेज, तीसरा वेस्ट मैनेजमेंट, चौथा हेल्थ केयर, पांचवा स्मार्ट मोबाइलिटी, और छठवां एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी होंगे वो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स तक के ही होंगे जो इसके अंदर आएंगे या कंसीडर किए जाएंगे। तो 18 वर्ष तक की आयु के लोग, विद्यार्थी ही जो महत्वाकांक्षी हैं, यानी महत्वाकांक्षी किस एस्पेक्ट में, किसी साइंस एंड टेक से जुड़े हुए, किसी इनोवेशंस के लिए, उनसे जुड़े हुए पहलुओं को लेकर यहाँ पर एक तरह से एक जागरूकता होगी, एक तरह से एक अनुसंधान होगा, और नए नए इनोवेटर्स स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में खोजे जाएंगे। ओके, एटीएल्स के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इसका जो विजन है अटल टिंकरिंग लैब का, वो पूरी तरह से है कि तकरीबन 1 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं भारत में, ओके, एज अ नियोटेरिक इनोवेटर्स, ओके, तो एक नए रूप में एक इनोवेशन के रूप में खोजा जाए और उनको कल्टीवेट किया जाए, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो क्षमता है, उसको काफ़ी हद तक बढ़ाई जाए। ओके, अब इसके लिए आपको डिफरेंट तरह के एटीएल वगैरह, अटल टिंकरिंग लैब अगर आप सेटअप कर रहे हैं, तो अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा ही करीब 10 लाख 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो 10 लाख विद्यार्थियों को
कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट करना मतलब उनको काफ़ी हद तक ट्रेनिंग देनी है, उनको काफ़ी हद तक मोटिवेट करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर जो कोशिश है फाइनेंशियल सपोर्ट देने की, वहाँ पर तकरीबन ग्रांट इन एड जो लगभग है, एक बार उस पूरे लैब को और चीज़ों को स्टेबल करने के लिए 10 लाख रुपए खर्चा देने की बात है, मतलब जो होगा इसके अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन जो इसके लिए करेगा। और साथ ही साथ इसका जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होगा, जब ये चलने लगेगा तो उसको खर्च जो पैसे की ज़रूरत होगी वहाँ पर फर्दर 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम 5 सालों के लिए अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत हर अटल टिंकरिंग लैब जो स्थापना होगी उसके लिए दिया जाएगा। तो 10 लाख आपको उसको सेटअप करने में, 10 लाख उसका रनिंग कॉस्ट कह लीजिए, ठीक है। और ये तकरीबन 5 साल तक ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ओके। मतलब 5 साल तक इसका रनिंग कॉस्ट 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो 6 से लेकर यहाँ पर जो स्कूल्स में बच्चे रहेंगे 6 से लेकर 10 तक, ओके, तक के बच्चे इसके अंदर कंसीडर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक न्यूज़ रहा है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया से लेकर है, इस चैप्टर से, UNDP एक्सेलरेटर लैब। तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक लॉन्च किया है एक्सेलरेटर लैब भारत में, जो स्पेशली पॉल्यूशन वगैरह को लेकर, वाटर इश्यूज से जुड़े मुद्दे को लेकर यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये असल में जो है ये भारत सरकार के अंतर्गत जो अटल इनोवेशन मिशन आता है उसके साथ एक पार्टनरशिप, मतलब एक पार्टनर की तरह मिलकर कार्य करेगा। तो ये एक UNDP एक्सेलरेटर लैब के नाम से एक नई चीज़ आई है जो आपको जानना चाहिए, जहाँ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके साथ मिलकर कार्य करने जा रहा है, जहाँ पर प्रदूषण, जल की इशूज़ के मुद्दे को लेकर डिस्कशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल अगर इस तरह के लैब की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हो रहा है। एक्सेलरेटर लैब जो है वो एक तरह से इनोवेशन का काम है, ये भी अन्वेषण, खोज या उस तरह से जुड़ा हुआ है। जो जर्मनी, कतर है ना, ये सब 21वीं सदी में जो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक तरह से रास्ता खोजेगा। तो ये जर्मनी में भी है, कतर में भी, इस तरह के कई UNDP में इस तरह के काम शुरू हो, UNDP ने मिलकर काम करना शुरू किया जर्मनी और कतर के साथ, और भारत के साथ भी आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, आप लोकली जो चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत हो सकती हैं उनके लिए, जैसे वाटर रिसोर्स भी बात हो रही है, लोकली जो इशू हो सकता है, पॉल्यूशन लेवल है उसकी बात हो रही है। तो इन्हीं पहलुओं को लेकर ये टच करने की बात कर रहा है, और काफ़ी हद तक जो आइडियाज़ हैं, काफ़ी हद तक जो अनुसंधान है, उनको प्रेरित करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक कार्य है जो इस लैब के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन और UNDP के सहयोग से किया जाएगा। सो ये एक न्यूज़ था। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको बोला, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, इन सब चीज़ों को ठीक से देख के जाएंगे, इनमें रिस्क आप नहीं लेंगे। और लास्ट ईयर आपके सामने प्रमाण भी है। अटल इनोवेशन मिशन कौन लेकर आया है? नीति आयोग। 2019 के प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ नीति आयोग को टिक मारना था, UPSC ने पूछ भी दिया है। ओके, आगे अटल टिंकरिंग लैब टाइप की न्यूज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए, काफ़ी हद तक आपको समझ में तब आता है कि प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे आते हैं जब तक आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर देखने की आदत डालिए। 30 मिनट्स क्वेश्चन पेपर एवरी डे, जो मैं अपनी क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ। आप खुद देखिए, आपके पढ़ने का ढंग बदल जाएगा, या अगर आपका गलत है तो सही हो जाएगा। ओके, और आपका सोच जो है ना, कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आप एक क्रिएटिव माइंड के हो जाएंगे, आप चीज़ों को उसी तरह से सोचने लगेंगे। तो जब तक आप प्रश्न पत्र को नहीं देखते हैं, आप पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे बनते हैं, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, बहुत खूबसूरत वीडियोज़ हैं, काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं। लेकिन एक गलती जो होती है वो पेपर डिस्कस आपके साथ नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना कंसेप्ट पढ़ाए ही आपको पेपर डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये UPSC के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अच्छी बात है, उनकी थियरीज पहले होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको अटल टिंकरिंग लैब का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता और आप उसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वही बात हो गई कि बिना बॉलिंग देखे आप पिच पर उतर गए। तो यहाँ पर पूरी तरह से आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्त, ये कोई बैंकिंग SSC और PO टाइप का पेपर नहीं है, ठीक है, कि क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर रिपीट भी होते हैं तो क्रिएटिव माइंड्स की तरह होते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आती है ना, तब तक आप क्वेश्चन छू भी नहीं सकते। अब भी आपके पास समय है, प्रश्न लगाइए और इन सब बेवकूफ़ियों से थोड़ा दूर रहिए, मैच्योर हो जाइए। ये UPSC है, कोई क्लर्क का एग्जाम देने आप नहीं जा रहे हैं। जो आपकी दुनिया तो बदलेगी, प्लस आपके आने वाले जनरेशन्स भी आपको याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम ऐसा शॉर्ट नहीं है कि ये UPSC के 1000 क्वेश्चन लगाइए और UPSC क्लियर करके चले जाइए, ये वो एग्ज़ाम नहीं है। नहीं तो सड़क पे चलने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं ना, या जितने भी लोग हैं,
सब कलेक्टर बन चुके होते। तो अब भी थोड़ा मैच्योर हो जाइए, अगर अभी भी आप मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो अब कब होंगे। चलिए मेरे ख्याल से इतना समझ के लिए इशारा काफ़ी था। सो आइए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा में बात करते हैं। सो उम्मीद है कि आप यूपीएससी पेपर पहले लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद सिलेबस और पेपर सबसे पहले आप अपने पास रखेंगे, प्रिपरेशन साथ साथ करते रहेंगे। तो 30 मिनट्स क्वेश्चन पेपर यू सी एवरी डे, ये एक फार्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप जितना जल्दी इस फार्मूले को अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। आइए सो ऊर्जा में बात करते हैं। ऊर्जा में गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है एथेनॉल प्रोडक्शन को। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे मोलासेस वगैरह को लेकर यहाँ पर, क्योंकि असल में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, हम पीछे से भी एथेनॉल की चर्चा करते चले आए हैं। लास्ट ईयर भी एथेनॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिलहाल 2018 में ऐसा कोई भी प्रश्न, 19 में ऐसा कोई भी प्रश्न इन्होंने एथेनॉल से नहीं पूछा था। हाँ 18 में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एल्कोहल ऑयल पे पूछा था, 3rd जनरेशन बायोफ्यूल पर, ठीक है। सरकार भी बार बार आप देखिए एथेनॉल के प्रोडक्शन को एनकरेज कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने किया, MOEF एंड CC के नाम से भी जानते हैं, एंड क्लाइमेट चेंज भी आजकल बोला जा रहा है। तो MOEF एंड CC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से इसको बोला है। इन्होंने क्या बोला है कि मिल्स को कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, अगर वो एथेनॉल प्रोडक्शन का काम बी मोलासेस से करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि मिल्स वगैरह को कोई क्लियरेंस लेना होता था, ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट तरह की। लेकिन अब क्या है, यहाँ कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2006 जो भारत में चल रहा है उसके अंतर्गत, ठीक है, आप सीधा एथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं बी हैवी मोलासेस से। यानी जो बी मोलासेस है, बी टाइप बी हैवी मोलासेस जिसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उनसे आप सीधा एथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन था जो इस मंथ के करंट अपडेट्स में रहा है, ठीक है। तो अब मिल्स को कोई सेपरेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनाने के लिए। तो एथेनॉल क्या होता है इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। यह वही अल्कोहल सब्सटेंस है जिसमें 99% प्योरिटी होने के बाद हम उसको 10% मिक्सिंग पेट्रोल में कर लेते हैं, ओके। और 95% जो एथेनॉल होता है जिसको हम लोग स्प्रिट कहते हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो 95% प्योरिटी जो एथेनॉल की होती है उसको रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं, फाइन। और 99% प्लस प्योरिटी जो होती है उस एथेनॉल को हम लोग कहाँ मिलाते हैं, पेट्रोल में मिलाते हैं। 10% कंट्रीब्यूशन जिसकी मैं आपसे बार बार बात कर रहा था। अब सुनिएगा दोस्त, होता क्या है, और ये चीज जो मैंने आपको बोला है ये कंसीडर किया जाएगा अंडर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत, ठीक है। तो अब बिल्कुल इस तरह की कोई भी आपको परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन देश का एक लक्ष्य भी है। 2030 में हम काफी हद तक आपको बताएं कि 20% के आसपास एथेनॉल को प्रोड्यूस कर, ओके, पेट्रोल में मिलाने की बात कर रहे हैं, और 5% बायोडीजल को मतलब उत्पादन कर, है ना, उसको हम डीजल में मिलाने की बात कर रहे हैं। तो समय में आगे चलकर हम लोग इस तरह के बायोफ्यूल की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है दोस्त, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह की बात भी करेंगे, तो इससे एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और दूसरा जब यूएनएफसीसी की मीटिंग में जाते हैं, वही जहां पर आप क्योटो प्रोटोकॉल, कानकून और क्या क्या सुनते आ रहे हैं, तो वहां पर एक अपना पक्ष रखते हैं कि देखिए हम इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, सोलर एनर्जी ला रहे हैं, तो उस तरह में कहीं ना कहीं एथेनॉल भी इस तरह की हेल्प करता है। आइए सो इस बारे में भी हमने बात करते हैं। मोस्ट ऑफ, है ना, यहां पर एक टर्म बार बार आपको मिलेगा जिसका नाम है TFS। तो पहले समझ जाइए, टोटल फर्मेंटेबल शुगर, ओके, टोटल फर्मेंटेबल शुगर। असल में जब हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जब हम प्रोसेस करते हैं शुगर बनाते समय, तो शुगर बनाते समय देखिए दो चीजें होती हैं। एथेनॉल हम क्या करते हैं, अगर हम एथेनॉल बनाना चाहते हैं तो शुगर केन आप ले लीजिए, ठीक है, शुगर केन मिल्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भारत में भी, ठीक है, भारत में। तो आप शुगर केन ले लीजिए। एक काम करता हूँ ना, मैं आपको प्रोसेस से बता देता हूँ, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ टोटल फर्मेंटेबल शुगर याद रखेंगे। एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया होने के बाद जो शुगर बन रहा है, फर्मेंटेशन एक बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोनिज्म होते हैं, उनकी मदद से यह प्रोसेस कराया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस के बाद जो शुगर कंटेंट बन रहा है उसको बोलते हैं टोटल फर्मेंटेबल शुगर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि यहां देखिए एक इंफॉर्मेशन यहां लिखा हुआ है, जब टोटल फर्मेंटेबल शुगर के कंपोनेंट को हम क्रिस्टलाइज करते हैं,
है ना, शुगर में जब क्रिस्टलाइज करते हैं उसको शुगर बनाने की कोशिश करते हैं फर्मेंटेबल शुगर कंटेंट से, तो यहाँ उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोसेस बच जाती, जो रिमेनिंग चीज़ वहाँ से बच जाती है वेस्ट के फॉर्म में, वही मोलेसेस कहलाता है। और ये मोलेसेस कई तरह के होते हैं, ए मोलेसेस, बी मोलेसेस, सी मोलेसेस। तो थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में ना शुगर केन से आपको शुगर बनाने के प्रोसेस में मोलेसेस कहाँ तैयार होता है उस प्रक्रिया को शॉर्ट में समझाता हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ, उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने शुगर केन खरीद लिया। कहाँ से खरीद लिया? किसानों से खरीद लिया। ठीक है, आपने उसको क्या किया, उसकी क्लीनिंग की, उसकी चॉपिंग की, तो साफ कर दिया उसको ऊपर से, उसके बाद उसकी चॉपिंग छोटे छोटे टुकड़ों में उसने तोड़ दिया आपने। ठीक है, तो बड़ा शुगर केन जो स्टेम था वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसका जूस निकाल लीजिए। गन्ने का जूस आप समझते हैं, जूस का एक्सट्रैक्शन कर लीजिए और उसको डिफ्यूज कर दीजिए हॉट वाटर में। ठीक है, तो आपने गर्म पानी में उसको मिला दिया, फाइन। और इसका जो शुगर केन की जो बाकी पार्ट बचा, जिसको इंग्लिश में तो बगेस कहते हैं, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ गोरखपुर और उसके आसपास एरिया में उसको खोई कहते हैं। हमारे एज में बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी, इनको खोई का नाम दिया जाता है। तो खोई के नाम से इनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये निकल गया। अब जो शुगर केन जूस बचा, यही बैगेज है जो एक बायोलॉजिकल वेस्ट है, जिसको आप बायोमास भी कह सकते हैं। और इसी बायोमास पर मैंने आपसे कहा था बायोमास गैसिफिकेशन प्लांट लगाकर आप इसे मीथेन बनाकर एनर्जी बना सकते हैं, जिस पे प्रश्न 2012 में पूछा गया है बायोमास गैसिफिकेशन पे। तो शुगर केन के वेस्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ये एक प्रोसेस है, फाइन। बायोमास गैसिफिकेशन, हम इधर आते हैं, शुगर केन जूस बन गया। अब आप जूस को क्या करेंगे, इसको गर्म कीजिए, इसको लाइमिंग कीजिए। लाइमिंग से क्या होता है ना, जो गंदगी होती है शुगर की वो साफ हो जाती है। तो शुगर लाइमिंग क्या होता है, शुगर में सफ़ेदी आ जाती है या वाइटनेस आ जाती है और इसकी गंदगी छट जाती है। ठीक है, और गर्म करते हैं तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिल्टर कर दीजिए। फिल्टर करने के बाद जो मोटा उसका गारा बोलते हैं, गांव में, हमारे गांव में इसको गारा बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में आप प्रेस मड कह लीजिए। उसको दबाने के बाद जो बचा हैवी मटेरियल उसको रिमूव कर दीजिए, वो प्रेस मड है, या हमारे यहाँ गारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गारा, गाँव में। ठीक है, अब आप किसी गांव के इंसान से पढ़ रहे हैं, थोड़े गांव के वर्ड्स आपको सुनने में मिलेंगे। अगर आप भी गांव के हैं, इस तरह के हैं, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रेस मड समझिए, है ना, प्रेस मड बच गया, छलनी से छानने का जो बाहर का बच गया वो प्रेस मड हुआ, और जो छन कर आया वो हमारा प्रॉपर शुगर मिला। ठीक है, अब उस फिल्टर में से जो जूस निकलेगा क्या होगा, वो गारा निकल जाएगा, हैवी चीज़। तो अब वो जूस होगा वो काफ़ी थिन हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब उसको इवेपोरेट कर दीजिए, पानी बाहर निकाल दीजिए। जैसे पानी निकालेंगे शुगर काफ़ी मीठा हो जाएगा, यानी वो एक सिरप हो जाएगा, यानी पूरी तरह से एक चाशनी हो जाएगी, है ना। हिंदी में आप इसे चाशनी कह सकते हैं, चाशनी हो गई। अब क्या करेंगे, अब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कीजिए। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, एक मशीन होती है जिस मशीन में इसको प्रॉपर आरपीएम पे घुमाया जाता है। ठीक है, रोटेशन पर मिनट या कुछ ऐसे करके आरपीएम पर उसको घुमाया जाता है, और इसी को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो आइदर आप क्रिस्टलाइजेशन कह लीजिए या सेंट्रीफ्यूगेशन कह लीजिए। तो क्रिस्टलाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, अब इसमें कुछ मोलेसेस, है ना, निकलते हैं, यानी अवशिष्ट बोल दीजिए, वेस्ट निकलता है। तो जो वेस्ट निकलता है इसको ए मोलेसेस बोला जाता है। ठीक है, अब ए मोलेसेस जो बना, ठीक है, यहां से भी एथेनॉल बनता है, समझिएगा, यहां से भी एथेनॉल बनता है। अच्छा, और साथ में जो क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद जो मोर सॉलिड मटेरियल बन जाता है उसको सुखाकर हम चीनी बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर इस क्रिस्टलाइजेशन को, जो मोलेसेस बचा, इस मोलेसेस में से एक तो हमने क्या किया, फिर से इसको क्रिस्टलाइजेशन करा दिया या सेंट्रीफिकेशन करा दिया। अब इससे ज्यादा आरपीएम पर कराते हैं, प्रक्रिया होती है, यहाँ आरपीएम कम होता है या उससे ज्यादा आरपीएम पर होता है, तेजी से घूमता है, चलनी समझ जाइए। अरे मथनी गाँव में नहीं मथनी होता है जब लस्सी वगैरह बनाते हैं, है ना, तो वो उससे ज्यादा सेंट्रीफिकेशन पे बढ़ाइए। तो अब जब मोलासेस से, अब जब सेंट्रीफिकेशन होगा, तो इस सेंट्रीफिकेशन से फिर जो होगा, जो मोलासेस होगा, अब जो मोलासेस निकलेगा अवशेष पदार्थ मथनी के बाद, वो बी मोलासेस होगा। बी मोलासेस से भी मेरे मित्र एथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, अब बी मोलासेस के बाद यहां भी कुछ शुगर बनेगा जो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको और ज्यादा हाई मोलासेस को लीजिए, उसको और ज्यादा सेंट्रीफिकेशन कर दीजिए, और ज्यादा आरपीएम पर। अब जाकर जो फिर मोलासेस निकलेगा वो सी मोलासेस होगा, और जो गाढ़ा मटेरियल बच जाएगा उसको कहेंगे शुगर, वो शुगर होगा, उसको और ड्राई कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है, आप इधर देखिए शुगर आपको मिलता जा रहा है, इसी शुगर को आप ड्राई करते चले जाते हैं और फिर अपना मार्केट में आप सफाई करके बेच देते हैं। ठीक है, और ये जो मोलासेस होते हैं ना, ए मोलासेस, बी मोलासेस, सी मोलासेस, इसी बी मोलासेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन आपने शॉर्ट में देख लिया कि चीनी कैसे बनती है और साथ में मोलासेस कैसे बनते हैं।
चलिए अब बात करते हैं। तो मोलेसेस जो होते हैं वो 3 चरणों में हो गए। आपको कौन कौन से हो गए मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ए, बी और सी। ओके, और जो लास्ट वाला होता है, जो लास्ट वाला जो मोलेसेस होता है सी वाला, उसको अब बहुत ज़्यादा और हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। वो काफ़ी हद तक वो हल्का हो चुका है, अब उससे शुगर कंटेंट निकलने के चांसेस काफ़ी हद तक ना के बराबर हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक फैक्ट है जो जनरली मिल से निकल कर आया, क्या आया है कि अगर 1 टन केन को ले लें, 1 टन शुगर केन गन्ने को ले लीजिए, ठीक है, मिल्स में ले जाइए, तो उससे तकरीबन 115 किलोग्राम शुगर आपको निकलता है। कितना निकलता है? 115 किलोग्राम शुगर निकलता है और 45 किलोग्राम आपको मोलेसेस निकलते हैं। और इन 45 किलोग्राम मोलेसेस से आप तकरीबन 10.8 लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। यानी मिला जुला कर आपको समझ में आ गया कि 1 टन ऑफ केन से तकरीबन 10.8 लीटर आपको एथेनॉल मिल रहा है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये फैक्चुअल एक डेटा है। फिर मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स पे कभी भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको समझने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो रहा कि हम शुगर बनाने के साथ साथ मोलेसेस भी बन रहे हैं, ठीक है। ऐसी भी प्रक्रिया है जहां बिना शुगर बनाए हम सीधा मोलेसेस बना सकते हैं, क्योंकि दोस्त यही मोलेसेस हैं जिससे हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी कर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कर हम क्या करते हैं, एथेनॉल बना लेते हैं, ठीक है। और यही एथेनॉल फिर पेट्रोल में मिलाकर यूज किया जाता है। तो वही प्रोसेस है, मिल्स इवन डायरेक्टली एथेनॉल भी बना सकते हैं शुगर केन से, बिना शुगर बनाए भी। ओके, तो यहाँ का प्रोसेस जो है, यहाँ पर आपको एथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। फिर इन पे बात करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, हम सीधे इस पर आते हैं। एथेनॉल को मिल्स में और केन ग्रोअर्स के लिए, है ना, इन दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। असल में होता क्या, मैं आपको बताऊं कि कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो सरकार की तरफ से रिलीज हुए हैं, और ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में भी हम लोगों ने पीछे के करंट अफेयर्स में जुलाई से जब हम पढ़ रहे हैं, इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं, कई बार हो चुकी है। पहला, सितंबर में न्यूज में आया कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एथेनॉल का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, ओके, प्रोक्योरमेंट प्राइस जो कंपनियां जाकर इनको खरीदती हैं, वो मिल्स में अच्छे रेट्स पे खरीदेंगे। इससे क्या होगा, जो किसान शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको इनकम ज्यादा मिलेगी, तो काफी हद तक उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली वो लोग शुगर केन का प्रोडक्शन और ज्यादा करेंगे, और हमारे किसान बिल्कुल चाहते हैं उन्हें मुनाफा हो, एग्रीकल्चर से भी इनकम हो। तो एक तो ये बेनिफिट हुआ, प्रोक्योरमेंट प्राइस सरकार ने इसका बढ़ाया। अब आप ध्यान दीजिएगा, सितंबर मंथ में इसके बारे में बात हुई है करंट अफेयर्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये भी बोला है कि हम सीधा जो पुराने या जो बेकार शुगर हैं उनको भी यूज करते हैं एथेनॉल बनाने में। जानते हो क्या होता है, होता क्या है कि मिल के जो मालिक होते हैं ना, वो किसानों को गन्ने का पैसा बहुत लेट में देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बच जाते हैं, है ना, उनको पेमेंट नहीं दिए जाते हैं। पता चलता है कि किसान भूखे मर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। अक्सर सरकार पे भी प्रेशर आता है। सरकार ने बोला कि अगर शुगर का प्राइस बेकार है, अगर शुगर वाला अच्छा शुगर नहीं है जो आपकी कंपनी, जो आप एक कारखाने से बन रहा है, तो आप एक काम कीजिए, उस शुगर से सीधा एथेनॉल बना लीजिए, क्योंकि जब आप एथेनॉल बना लेंगे तो वही एथेनॉल का प्राइस ज़्यादा हो जाता है। और उधर आपको कही रहे हैं कि कंपनियां जो होंगी जो पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाती हैं वो हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस पे खरीदेंगी। तो ये बताइए, जो पैसा किसानों का रुका हुआ है वो पैसा किसानों को जल्दी मिल जाएगा, और दूसरा किसानों को मुनाफा भी होगा। तो ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सेकंड वाले पॉइंट्स को। और तीसरा जो है एथेनॉल प्रोडक्शन, जो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम इसको, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया कि 10% ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल विद एथेनॉल, ये भी हमारा लगातार चलता रहेगा अभी के समय में, ठीक है। तो हम इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लगातार हम एथेनॉल, और एथेनॉल आपको फिर मैं बताऊं, जो बायोफ्यूल होते हैं वो अच्छी तरह चलते हैं तो पोल्यूशन कम होता है। और 10% मिक्सिंग अगर हमारे पेट्रोल में करेंगे एथेनॉल का, तो माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, इन्वायरमेंट प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, और तीसरी चीज, हम 10% ईंधन बचा भी ले रहे हैं, 10% फ्यूल हम बचा भी ले रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो आपको समझानी थी। आगे बढ़ते हैं। कोल बेड मीथेन पर इशू है, ठीक है। क्या इशू है कोल बेड मीथेन से, सुनिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, ओके, जो भी स्टेट रन कोल माइनर हैं, यानी कोल इंडिया लिमिटेड, जो अराउंड प्रोड्यूस 2 MMSAB, कुछ फैक्ट्स है पर उस बारे में बात करते हैं, फिर कंसेप्ट पर आते हैं। ओके, 2 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ कोल बेड मीथेन गैस इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, ठीक है।
यानी सीधा कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो भी कोल माइनर्स हैं जो कोल को निकाल रहे हैं उनसे कहा है कि तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे कोल बेड मीथेन अगले 2 से 3 साल तक आप निकालेंगे। ओके तो यहां पर असल में बात यह हो रही है क्योंकि कोल बेड मीथेन जो है, आपको सीधे बताता हूं, 2006 में एक प्रश्न पूछा था कि मीथेन कहां कहां मिलते हैं। उनमें एक ऑप्शन में भी लिखा था कि कोल बेड मीथेन यानी कोयले की खानों में मीथेन की उपलब्धता है, वो सही लिखा था, ठीक है। फिलहाल और ऑप्शन भी थे, वेटलैंड से भी निकलता है मीथेन, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, रूमिनेट कैटल्स होते हैं, उनके इंटेस्टाइनल फर्मेंटेशन होते हैं, वहां पे भी मीथेन निकलता है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। वो सारे के सारे फिलहाल वहां पे चारों सही थे जो भी दिए गए थे। तो वही कह रहे हैं कि कोल बेड मीथेन मिलता है। और यहां पर जो प्रोड्यूस करने की बात हुई है, ठीक है, पर डे, ठीक है, अगले 2 से 3 वर्ष में, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कोल बेड मीथेन अच्छे होते हैं और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ओके ये मीथेन, आपको फिर बोल रहा हूँ, मीथेन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इस तरह गैसियस नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, अच्छी तरह जलते हैं, प्रदूषण कम होता है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो उसी बारे में बात करें। और 5वां लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर है भारत इंडिया में, किसका? कोल का। तो इसका मतलब कि कोल के अंदर कोल बेड मीथेन अच्छे खासे मात्रा में मिलने वाले हैं। तो कोल बेड मीथेन यहां पर अच्छी तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल है, ये अच्छी तरह जलता है, प्रदूषण कम होता है, तो ये क्लीन फ्यूल इसको बोल सकते हैं, पूरी तरह से वातावरण फ्रेंडली बोल सकते हैं। ओके और ऐसा कहते हैं कि कोल बेड मीथेन रिसोर्स जो भारत में एस्टिमेटेड है 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट या अराउंड 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर उपलब्धता भारत में इनकी है, यानी इनकी मौजूदगी है। और कंट्रीज में अगर हम बात करें कोल में, तो सीबीएम रिजर्व जो है भारत में जो पाए जाते हैं तकरीबन 12 राज्यों में मिलते हैं। आप देखें, है ना, भारत के 12 राज्यों में इसकी मात्रा अधिक है। और ज्यादातर अगर आप देखें ओवरऑल तो जो ईस्टर्न इंडिया का रीजन है, जनरली गोंडवाना सेडिमेंट्स में इनकी मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। फाइन। इसके अलावा आप देखिए तो दामोदर वैली है, सोन वैली है, ओके इन एरियाज में भी सीबीएम डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। फाइन। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स थे जो इनके बारे में मुझे आपको बताना था। कोल बेड मीथेन के बारे में मुझे और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मीथेन वगैरह हम कोल से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बायोमास से भी बना सकते हैं, बायोमास गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन, इन सब प्रक्रियाओं में हम कृत्रिम तरीके से भी मीथेन बना सकते हैं। फिलहाल उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोल बेड मीथेन की बात करें आज के संदर्भ में, तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, तो आप खुद देखें ना, पावर जनरेशन में, विद्युत बनाने के लिए। इसके अलावा कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी में, गाड़ियों में, बसेस में, आप दिल्ली में देखें तो पूरा है, इवन इंडिया में आज देखें सीएनजी चारों तरफ जा ही रहा है। फीड स्टॉक या फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी हम इनको यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली। फाइन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूजेज जो है, ओके, सीमेंट प्रोडक्शन में, रोलिंग मिल्स में, स्टील प्लांट्स में, मेथनॉल प्रोडक्शंस में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं जो सीबीएम का यूज की बात कर रहा है, इवन इंडिया में जो हम यूज कर भी रहे हैं। ओके और एक बात बताऊं, जब हम मीथेन को इन कोल माइन से निकालते हैं तो तकरीबन ओवरऑल 8% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस मीथेन एमिशन हो भी जाता है। ओके तो ये एक तरह से एक निगेटिव है, एक चैलेंजेस है। यानी अगर हम इस तरह के कोल बेड से अगर हम मीथेन को निकालते हैं तो इनके लीकेजेस वगैरह को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि मीथेन ग्लोबल वार्मिंग गैस है और आपको बोलूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ज़्यादा पोटेंशियल और एफिशिएंट है ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो यहाँ पर आपके सामने हैं। फाइन। इसके अलावा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इकोसिस्टम डैमेज होगा, फाइन, डोंट नीड टू गो ऑन इट। ओके उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो पूरा इन्वायरमेंट से जुड़ गया। आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष तकनीकी पर आते हैं। अंतरिक्ष तकनीकी में नासा का वॉयेगर 2 स्पेसक्राफ्ट इस मंथ में न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। ओके असल में वॉयेगर पर हम अभी तक जुलाई से तो किसी भी वीडियोस में शायद हम लोगों ने वॉयेगर पर बात नहीं की है। मैं आपको 4 मिशन अभी बताऊंगा जिसको वॉयेगर के सपोर्ट में, वॉयेगर भी उसमें से एक है। एक पायनियर 10, पायनियर 11, इसका नाम इसमें है, अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपको मिलेगा पायनियर 10, पायनियर 11, ऐसा कुछ बिल्कुल होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका नाम होगा पायनियर 10 और पायनियर 11। हाँ लिखा हुआ है, देखिए, ये देखिए ना, पायनियर 10 और पायनियर 11, पायनियर 10 और पायनियर 11। और 2 मैं अभी बता रहा हूँ, वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2। जानते दोस्त, ये 4 ऐसे मिशन हैं जो मानव ने बनाए हैं, यानी ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो मानव ने बनाए हैं और जो अभी तक सबसे ज्यादा दूर तक जा पाए हैं। वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2 के पहले फिलहाल पायनियर 10 और पायनियर 11 था।
लेकिन वाइगर 1 और वाइगर 2 ऐसे स्पेस प्रोब हैं या स्पेस क्राफ्ट है जो इनसे भी दूर निकल गए हैं। तो आज तक मानव द्वारा निर्मित ऐसा कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा दूर तक जा पाया है? तो हम वाइगर 1 वाइगर 2 की बात करते हैं। और वाइगर 1 और वाइगर 2 दोनों, वाइगर 1 तो मेरे ख्याल से 2014 के आसपास ही, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता हूं मैं, मेरे ख्याल से 2014 13-14 के आसपास ही वो हमारे सौर मंडल से बाहर निकल गया, यानी क्यूपियर बेल्ट को पार करके बाहर निकल गया। और 2018 में, ओके, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के आसपास जो वाइगर 2 था वो भी हमारे सौर मंडल को पार करके बाहर निकल गया। सौर मंडल मतलब हमारा सूर्य और उसके परिवार, यानी मैं प्लूटो को अगर ना मानूं, लास्ट क्यूपियर बेल्ट तक की बात करूं, तो क्यूपियर बेल्ट से आगे निकल गया। तो और अभी भी जा रहा है, जा रहा है और जा रहा है। अगर आप इसकी डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो आप वाइगर 2 करके साइट है वहां पर जाइए और आपको पता चल जाएगा अभी पृथ्वी से वह कितनी दूरी तक जा चुका है। ओके, ये एक ऐसा मिशन है जो कि मनुष्य के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रख कर गया है। पृथ्वी पर जन जीवन, पृथ्वी पर इवन एक राजस्थानी गजल तक इसके अंदर गया हुआ है, ऐसा जैसा मैंने सुनने में आया है। नासा का मिशन है और आज तक मनुष्य द्वारा भेजा गया सबसे ज्यादा दूर का मिशन है ये। ओके, सो बहुत सारी इसके पीछे कल्पनाएं हैं, बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे अब फेक न्यूज़ है या क्या, इस तरह के रिपोर्ट्स हैं जो आपको यूट्यूब्स वगैरह में या इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, जो आपको मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ एग्जाम के हिसाब से बता देता हूँ। असल में क्या है कि नासा का वाइगर 2 जो है हीलियोस्फीयर को पार कर बाहर निकल गया है और इंटरस्टेलर स्पेस में है, और ऐसा मानते तकरीबन 11 बिलियन माइल्स हमारे पृथ्वी से दूर है ये। अभी उससे ज़्यादा ही दूर हो चुका होगा। तो एक टर्म आता है हीलियोस्फीयर क्या होता है, एक टर्म होता है इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है। देखो, हीलियोस्फीयर का मतलब होता है हीलियम का स्फीयर, यानी हीलियम का जोन जहां तक हीलियम है। हीलियम मतलब या हीलियम का प्रभाव है। आपको एक बात बताता हूं, सन जो है वो क्या है, हीलियम ही है। 1H2 + 1H2 = 2He4 प्लस एनर्जी। सन की एनर्जी का मतलब होता है हीलियम का फॉर्मेशन वहां पर है। ओके, अच्छा, मान लीजिए ये सन है, जरा समझिएगा। मान लीजिए ये सन है, ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, है ना, अरुण वरुण हो गया, ठीक है, यानी यूरेनस नेपच्यून हो गया। तो ये आप समझ रहे, ये सारे के सारे, और ये अर्थ हो गया। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब समझिएगा, प्लूटो को बाहर कर देते हैं तो यहाँ वाला एरिया हो गया, ये हो गया क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। इसके बाहर ये रीजन्स हो गए, यहाँ पर ऊट क्लाउड्स होते हैं, आउट्स क्लाउड्स या आउट्स क्लाउड्स कुछ भी कह लीजिए, ये होते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यहाँ तक आपको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। नेपच्यून तक मान लीजिए, क्यूपियर बेल्ट तक मान लीजिए, उससे थोड़ा दूर तक, और इस एरिया को कहते हैं सन की इफेक्ट, यानी हीलियम का इफेक्ट, हीलियोस्फीयर। उसके बाद सन का प्रभाव काफी हद तक कम होने लगता है, इसको कहते हैं हीलियोपास। और उसके बाद पूरा का पूरा स्पेस बाहर निकल गए, इसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो मेरे ख्याल से इंटरस्टेलर स्पेस क्या आपको साफ साफ दिख रहा है, ये पूरा एरिया, आउट क्लाउड्स, उसके बाहर का एरिया जो मैं अभी बोल रहा था। ओके, ये इंटरस्टेलर पे आउट क्लाउड देखना चाहते हैं तो आप गूगल वगैरह पे जाकर आप पिक्चर्स के ऑप्शन पे जाइए, आपको समझ आएगा आउट क्लाउड कितनी दूरी पर है, और ये सब इंटरस्टेलर स्पेस। तो वही मैं कह रहा हूं कि वाइगर 1 वाइगर 2 आज ये सब इंटरस्टेलर स्पेस को पार कर चुके हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो न्यूज आ रही है वो वाइगर 2 के बारे में। वाइगर 1 तो करीब 6 साल पहले ही पार हो चुका था, वाइगर 2 से करीब 6 साल पहले ही पार हो चुका था, ठीक है। चलिए, वाइगर 2 ऐसा प्रोब है, यानी ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, आप कुछ भी कह लीजिए, जो नेपच्यून, यूरेनस, है ना, इन सब के प्लैनेट्स, अब आप खुद देखिए ना, नेपच्यून, यूरेनस यहाँ से होकर जब गुजरेगा इनके पास से, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्बिट होते हुए जो रहेंगे उस जगह पर, तो उनकी भी स्टडी करता हुआ गुजरेगा। और आज तक इन चारों को, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को एक ही इस तरह का अध्ययन करने के लिए आज तक अभी तक कोई मिशन नहीं था वाइगर के अलावा। तो वाइगर के केस में ये सारे प्लैनेट्स की स्टडी भी रिपोर्ट होती है। और ये दूसरा सेकेंड मैन ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट्स को छोड़कर बाहर निकल गया, सारे 9 प्लैनेट से 8 प्लैनेट से बाहर जा चुका है। वाइगर 1 6 साल पहले था वाइगर 2 से, और वाइगर 2 2018 अक्टूबर नवंबर के सितंबर अक्टूबर के आसपास वो भी बाहर है। तो आज दोनों इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं, ठीक है। जबकि दोनों भेजे गए थे सिर्फ 16 दिन के इंटरवल में तकरीबन। वाइगर 2 पहले भेजा गया था,
उस समय वॉयगर 1 में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी और वॉयगर 1 बाद में भेजा गया। वो अलग बात है कि वॉयगर 1 बाद में आगे निकल गया और इतना आगे निकल गया कि 6 साल पहले वो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर गया था। ठीक है, तो ये बाकी की बातें रहीं जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और देखते हैं, यहाँ लिखा भी है, देखिए दोस्त, कि तीसरा और चौथा ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है, ओके, जो प्लैनेट से दूर गया है, सोलर सिस्टम में एंटर किया है। मैं कुछ बारे में बात कर रहा था, जैसे कि मानव के बारे में पृथ्वी के अलावा अगर कहीं इंफॉर्मेशन है तो वॉयगर 1 और वॉयगर 2 में है। पृथ्वी पर जनजीवन होता है, इवन बर्ड्स की आवाज़, झरनों की आवाज़, इस तरह के इंफॉर्मेशंस भी हमने वॉयगर के अंदर डाले हैं। ओके, इवन कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि क्या पता स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स होते हों, सॉरी एलियंस होते हों। ठीक है, तो कभी उन एलियन से अगर कभी मुलाकात हुई तो वो पृथ्वी पर संपर्क साध सकते हैं। इवन स्टीफन हॉकिंस भी कहा करते थे, अब राइट नाउ ही हैज नो मोर, कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे सिग्नल्स आते हैं जो कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशंस दे रहे होते हैं स्पेस में किसी चीज़ के बारे में, क्या पता वो एलियंस हो, लेकिन तकनीकी ना होने के कारण हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाए। अब जैसे आप ही बताइए ना, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, जो पाषाण काल और क्या क्या उस समय के जो चीज़ें थी, लिपि स्क्रिप्ट्स वगैरह क्या बोलते हैं, उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो भविष्य में मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी लोग उस समय जब नासा मिशन भेज रहा था तो काफ़ी लोग हंस भी रहे थे नासा में कि नासा पागल तो नहीं हो गया है। और ये मिशन तकरीबन 1970s के आसपास भेजा गया है। वॉयगर 1 का डेट जो है वो 5 सितंबर 1977, और देखिए लिखा भी है, और सोलर सिस्टम को पार कर 2013 में ही बाहर चला गया है। और वॉयगर 2 से 16 दिन बाद गया था, मैं भी आपको बोल ही रहा था उस बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसरो का PSLV C47 जो इसरो ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है, ठीक है, ये PSLV की मदद से भेजा गया। PSLV C47 लॉन्च हुआ है, जिसकी मदद से कार्टोसैट 3 गया है। कार्टोसैट मतलब एक तरह का रिमोट सेंसिंग है। देखिए, जब रिमोट सेंसिंग की बात होती है, दूर संवेदी उपग्रह की बात होती है, तो जनरली दूर संवेदी उपग्रह बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं भेजे जाते हैं, ये ध्रुवीय कक्षा में होते हैं। ध्रुवीय कक्षा मतलब पोल, इस तरह से घूमने वाले जो पोल टू पोल चलते हैं। ये अगर मान पृथ्वी है तो पोल टू पोल जो घूमते हैं वो पोलर हो जाते हैं, ध्रुवीय कक्षा हो जाती है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, कार्टोसैट 3 और इनके साथ 13 कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट है, बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, जो ध्रुवीय कक्षा में लगाए गए। ध्रुवीय कक्षा में भी ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जिसको हम कहते हैं सन सिंक्रोनस, यानी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में उपग्रह लगा हुआ है, लेकिन सूर्य की तरफ घूमता घूमता नजर आता है हमेशा। यानी जैसे जैसे सूर्य टर्न हो रहा होता है, इस तरह जैसे हमें पृथ्वी पर प्रतीत होता है, एग्जैक्टली वो सैटेलाइट भी उसी तरफ घूमती हुई नजर आती है। इसलिए हमेशा वो पृथ्वी के सामने ही दिखती है, यानी सूर्य के सामने ही दिखती है, जैसे उसका पीछा कर रही है। तो इससे क्या होता है, इमेजेस लेना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि सूर्य की लाइट्स की तरफ जब उपग्रह आते हैं तो पिक्चर इमेजेस काफी बेटर आते हैं। इसीलिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट काफी खूबसूरत ऑर्बिट होता है रिमोट सेंसिंग के लिए। ये पहला कॉमर्शियल ऑर्डर है जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है, जहां पे 13 अमेरिकन नैनो सैटेलाइट्स को इसकी मदद से भेजा गया। कार्टोसैट 3 के अलावा आपको बताया था मैंने कि जुलाई अगस्त में कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करके कंपनी बनी है, लिमिटेड बनी है, जो एंट्रिक्स का एक तरह से एक सपोर्टिंग हैंड मान लीजिए। ठीक है, और ये जितने भी अगर स्पेस में अगर किसी कंट्री को कोई मदद लेनी है तो वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की मदद से ही हमारे मतलब अपने रॉकेट्स, अपने सैटेलाइट्स वगैरह भिजवाते हैं। ठीक है, चलिए, ये 21वां फ्लाइट है PSLV XA वेरिएंट का। असल में क्या होता है, PSLV के 3 वेरिएंट्स हैं भारत में, एक तो PSLV G, एक PSLV CA और तीसरा है PSLV XL। तो PSLV XL सीरीज का ये 21वां फ्लाइट है। फिलहाल इस पर जाने की जरूरत नहीं है PSLV के वेरिएंट्स पर। हाँ, वहीं GSLV के वेरिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MK1, MK2 और MK3। और MK3 तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से अभी हमने चंद्रयान 2 भेजा था, और प्लस उसी की मदद से हम अपने गगनयान को भी सक्सेसफुल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको भेजा गया, और लॉन्च व्हीकल मिशन की अगर ओवरऑल पूरे प्रक्षेपण की बात करें, ठीक है, तो ये 74वां है प्रक्षेपण, और PSLV XL कैटेगरी का ये 21वां है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल ये फैक्ट के फॉर्म में दिख रहा है। कार्टोसैट 3, एक बात मैं आपको और बोल रहा था, जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, दूर संवेदी उपग्रह हैं, उनके नाम IRS हुआ करते हैं, है ना। पहले जमाने में नाम हम ऐसे रखते थे, IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D, IRS-1E, IRS-1P, इंडियन रिमोट सेंसिंग करके। बाद में समय की डिमांड, नाम चेंज किया, ओके, और उसके बाद ना जिस पर्पस के लिए भेज रहे हैं उस पर्पस के हिसाब से नाम दिया, जैसे कार्टोसैट, जैसे ओशन सैट, देखिएगा, जैसे ओशन सैट, जैसे रिसोर्स सैट, जैसे रीसैट, है ना, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। रीसैट, कार्टोसैट जो मैपिंग करता है, कार्टोलॉजी,
ओशन सेट ओशन की स्टडी करने के लिए। नाम देखिए, अब नाम इस तरीके के हैं। रिसोर्स सेट रिसोर्स की स्टडी करने वाला। रीसेट कहीं ना कहीं स्पाई वगैरह करने के लिए, जासूसी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्टो सेट है तो आप खुद समझ सकते हैं, कार्टोलॉजी यानी मैपिंग, और मैपिंग एक तरह से रिमोट सेंसिंग का काम होता है, ठीक है। तो ठीक है, एक तरह से IRS सीरीज को रिप्लेस किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और कार्टोसैट टाइप के नाम को हमने यूज़ किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के फॉर्म में। और तीसरी बात आपको बता दूं, ये 509 किलोमीटर की हाइट पर हमने भेजा है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट है। और लो अर्थ ऑर्बिट को तकरीबन मैं तो अपनी बुक में तो शायद मैंने 200 या 100 किलोमीटर से लिखा है ना। मतलब पृथ्वी के अर्थ के सरफेस ऊपर चले जाइए, 100 किलोमीटर से तो हाइट पर स्पेस बोला जाता है, ठीक है। से तकरीबन 2000 किलोमीटर की हाइट तक आप, है ना, नियो या लियो जिसको आप बोलते हैं, नो अर्थ ऑर्बिट एंड लियो लो अर्थ ऑर्बिट, वहां तक जो बुरा रखते हैं। और इसका इंक्लिनेशन एंगल जो है, जो झुकाव कोण पृथ्वी पर देखेगा, किसी एंगल से देखेगा 97.5 डिग्री पर। तो ये टोटल 8 क्राटोसैट हो गया जो इसरो ने टोटल अभी तक लॉन्च कर दिया है अर्थ की मैपिंग वगैरह करने के लिए, अर्थ के ऑब्जर्वेशन पर, अर्थ की नजर रखने के लिए, ठीक है। इनमें डिफरेंट तरह के पेलोड्स यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर पैनक्रोमैटिक कैमरा वगैरह है। फिलहाल आपको बताऊं दोस्तों, LI जो भी ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं उनमें 3 तरह के पेलोड्स हैं जो बहुत कॉमन है। फिलहाल मैं लिख देता हूं, लेकिन कभी ऐसे नाम पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे एक होता है LISS कैमरा, एक होता है WFS कैमरा, और एक यहाँ नाम लिखा हुआ पैनक्रोमैटिक कैमरा। ये पेलोड्स होते हैं, या कह लीजिए वो सेंसर और एंटीना, वो कैमरा जिसकी मदद से कोई सैटेलाइट काम करता है स्पेस में। स्पेशली मैं रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा हूँ, तो उनमें LISS कैमरा होता है, लीनियर इमेजिनरी सेल्फ स्कैनिंग कैमरा। WFS कैमरा होता है, वाइड फील्ड सेंसर कैमरा। पैनक्रोमैटिक कैमरा, इस तरह के कैमरे होते हैं। यहाँ पर वही बता रहा है, जो पैनक्रोमैटिक कैमरा लगाया जाएगा उसकी जो क्लियरिटी होगी पिक्चर लेने की, वो लगभग उसका रेजोल्यूशन 0.25 मीटर का होगा। और हाईएस्ट रेजोल्यूशन इसका इमेजिंग सैटेलाइट जो देखा गया, जो उसको बना सकता है, तकरीबन मैक्सिमम 1 मीटर तक का बन सकता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्त कि काफी नियरेस्ट पॉइंट को ये देखेगा और काफी बेटर इमेजेस देगा। तो इस तरह से एक इंप्रूवमेंट हुआ है। जो पीछे के भेजे गए जो कार्टोसैट थे उनमें ये कार्टोसैट काफी अच्छे रेजोल्यूशन का है, तो काफी बेटर इमेजेस आपको देने वाला है। इसके पर्पस बात करें तो कार्टोग्राफी होगी ही, मैपिंग वगैरह का काम करेगा, आपको वेदर मैपिंग भी करेगा, क्योंकि अब देखिए ये सतह के काफी करीब है, तो सतह पर जो प्रेशर डिफरेंसेस हो रहा है ना, पृथ्वी के सरफेस के थोड़ा ऊपर, ज्यादा हाइट पर है नहीं, तो आसानी से देख लेगा प्रेशर डिफरेंसेस। अब देखिए अक्सर जब न्यूज वगैरह आता था, जब मैं छोटा था, तो अक्सर समाचार में लास्ट में जब समाचार खत्म होता था वेदर फोरकास्टिंग होती थी। ओके, तो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में काफ़ी हद तक ये सूचनाएं देगा, और एक काफ़ी हद तक सटीक सूचनाएं मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बहुत सारे अर्बन प्लानिंग में हेल्प करेगा, रूरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कोस्टल स्टडीज़ में, लैंड कवर एरियाज में, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन देगा। तो इट्स गुड, ओके, बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक न्यूज़ है जो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के नाम से है। सो फैक्चुअल डेटा है, इस पर थोड़ी सी नज़र देख देते हैं क्या क्या है इसमें। केरला कैबिनेट ने अप्रूव किया है तकरीबन 1548 करोड़ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह के ज़माने में भी एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें 100 Mbps की स्पीड देने की बात हुई थी, और तकरीबन 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है सबको कवर करने की बात हुई थी। हमें उसका नाम आप बताइएगा, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में आप हमें उसका नाम लिखेगा, उसका नाम क्या था, जहां पर पूरे इंडिया में है ना 2.5 लाख तकरीबन जो ग्राम पंचायत हैं। गांव तो मेरे ख्याल से 7-8 लाख के आसपास होंगे, और इतना ही ठीक है ना, इतना ही याद रखते हैं। और ये कौन सा जो लाया गया उसका नाम क्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो ये केरला कैबिनेट लेकर आई है, मतलब केरला गवर्नमेंट लेकर आई है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को पहुंचाने में, और दिसंबर 2020 तक इसको पूरा करने की बात कर रही है। तो ठीक है, एक तरह से सिटीजन राइट दे रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो वहाँ की स्टेट हर किसी को आपको इंटरनेट देने की बात कर रहा है, चले। अच्छा, यहाँ पर है क्या इसका ऑब्जेक्टिव, जो फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, अराउंड 2 मिलियन फैमिलीज इस स्टेट में कवर होने वाले हैं, और फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन 20 लाख जो BPL लोग हैं वहां तक पहुंचाने की भी बात हो रही है। इसको मैनेज कौन करेगा, स्टेट पावर यूटिलिटी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये कंपनी है, ये मिलकर इसको पूरी तरह से केरला में उन पूरे टारगेट्स को पूरे करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, एक और न्यूज़ रहा है, भीम भी कई बार न्यूज़ में आया है। भीम अगर आप देखें तो आपके पेपर में 2018 में 17-18 में भी भीम पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि इसमें 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस होते हैं या 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस होते हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ आई हुई है। ओके, भीम ऐप जो है, जिसका पूरा नाम आप जानते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी है, पीछे के वीडियोस में हम बात करते आ रहे हैं, जो नवंबर वगैरह में जब ये मोदी जी 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन लाते हैं तो उसके बाद ये भीम ऐप की शुरुआत भी करते हैं, ठीक है। और ये जो भीम ऐप है इसको डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रियल टाइम फंड ट्रांसफर है, आप कई बैंक अकाउंट को इसके साथ जोड़ सकते हैं। ओके, और बात करते हैं, भीम ऐप जो है एक यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट है और इसकी शुरुआत अभी जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2019 में हुआ है। तो एक तरह से शुरुआत हो गई है, ठीक है। भीम यूपीआई को आप देश के बाहर भी प्रयोग में ला सकते हैं, तो इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं। तो आपका एक क्यूआर कोड भी हो सकता है, उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को ज्वाइंटली जो डेवलप किया है वो एनपीसीआई किया है और एनईटीएस ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर का भी एक बॉडी है एनईटीएस, और एनपीसीआई तो हमने अभी बात कर लिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। ये पूरी तरह से एक यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें आप बहुत सारे बैंक को अकाउंट को आप इसके साथ मोबाइल के साथ इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ सकते हैं और सीधा पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। या अगर आप किसी बैंक या किसी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट खुलाते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल भी जाती हैं, इस तरह की हेल्प। यूपीआई ऐप आपको एंड्रॉयड, विंडोज़, आईओएस मोबाइल फ़ोन सबके लिए उपलब्ध है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल में, आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, भीम ऐप में जैसे एक क्वेश्चन पूछा था आपके पेपर में कि 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस होते हैं। जब यूपीएससी 2017 में प्रश्न पूछा था, ओके, तो उन्होंने दिया भीम ऐप में इसमें 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको खुद लिखा 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस होते हैं, 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस नहीं होते, यानी वो गलत लिखा था। ओके, फिर मैंने कहा पेपर देखने पर आंख खुलती है, नहीं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब आप पिच पर उतर रहे हैं यानी एग्जाम देने जा रहे हैं, उतरने के पहले आपको बॉलिंग देख लेना चाहिए कि एग्जामिनर आपके एग्जाम में किस तरह की बॉलिंग करता है। आपने बैटिंग सीखी नहीं है और अब एग्जाम में उतरने जा रहे हैं, ठीक है। और अब मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप एग्जाम देने जाएं आपको इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ओके, इस हिसाब से तैयारी होने के बाद आपको एग्जाम देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कहना अच्छा है कि मैं तैयार नहीं था, मैंने देखने के लिए एग्जाम दिया। यूपीएससी कोई मजाक नहीं है, कम से कम सिलेबस पेपर देखिए, उसके बाद तैयारी कीजिए, फिर जाइए। यहाँ लोग तैयारी कर जाते हैं तो 6 बार में नहीं निकलता है, और यहाँ ढंग से आदमी तैयार कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है तो 1 बार में आईएएस भी निकल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको सीखना होगा। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन 3 लेवल के होते हैं, क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। और इस वीडियो की सबसे ज़्यादा खूबसूरत, जो मैं आपको अपनी तारीफ ही कर दे रहा हूं, लेकिन ये सच में है कि मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन पेपर जरूर बताता हूं, जिससे आपको एक हिंट होता है, अच्छा ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, आपको फायदा होता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी कैरियर आपका है, आप इन्वायरमेंट और साइंस टेक की जो बुक है उसको पढ़ना ना भूलें। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपकी आंख नहीं खुलेगी। बाकी इन वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ओके, और मैं हमेशा जब तक जिंदा हूं, आपके सामने हूं, मैं करेंट्स बनाता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको बुक और करंट्स, आपको कोशिश मेरी रहेगी हर साल ऐसी देते रहूं जैसा पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझसे जुड़ के रहिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो भीम ऐप जो 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन है, ये क्या है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करते हैं कि ऐप को अपने डिवाइस पर जोड़ते हैं, ठीक है। डिवाइस पर एक आपकी आईडी होगी और मोबाइल नंबर होगा, उसके हिसाब से आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं। पहला ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो यूजर जो होता है उसको सिंक्रोनाइज करता है, किससे? बैंक के अकाउंट से, यानी यूपीआई या नॉन यूपीआई इनेबल्ड जो आपका बैंक है, ठीक है। यानी दूसरा ऑथेंटिकेशन है। कितने ऑथेंटिकेशन? पहला आपने ऐप को इंस्टॉल किया, मोबाइल नंबर पर आता है, वेरिफिकेशन वगैरह, ठीक है, आपने ये कर लिया। तीसरा क्या होता है, जो यूजर उसको सेटअप करता है ऐप को, लास्ट में आपको क्या मांगता है? ये पिन, जिसको आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन जो होता है इस ऐप के द्वारा, जो पिन मांगता है, उसके बाद आप अपने पिन भी बना लेते हैं। जैसे आप एक काम कीजिए ना, गूगल पे है, मैं यूज करता हूँ, उसमें एक पिन है या नहीं है, 6 डिजिट का है या नहीं है, तो एक पिन हो गया। तो अब देखिए कितने लेवल का ऑथेंटिकेशन होता है, आप कहीं भी उल्टा सीधा यहाँ पर गलत पेमेंट हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके के 3 ऑथेंटिकेशन के आधार पर आपको भीम ऐप काम करता है। ये प्रश्न आपके पेपर के प्रीलिम्स में आ चुका है। उन्होंने 2 ऑथेंटिकेशन लिखा था, वो गलत था। चलिए, अब यूपीआई से क्या फायदा है, क्या चीजें हैं, इस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, एनपीसीआई पर हमने बात कर लिया है। आइए, एक और न्यूज है स्पेस इंटरनेट की बात। स्पेस इंटरनेट की बात, अब देखिए स्पेस इंटरनेट की कुछ समझने के लिए आपको पहले ये बताइए, आप लोग
पोलर सैटेलाइट्स यानी लो अर्थ ऑर्बिट, और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी जियो। समझते या नहीं समझते? अगर आप नहीं समझते तो आपको यहां समझना दिक्कत हो जाएगा। असल में हम लोग जो भी सैटेलाइट्स इंटरनेट के लिए यूज अगर कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो सैटेलाइट सुविधाएं हैं ना जो इंटरनेट के लिए यूज हो रही हैं वो 95, 96, 97% तकरीबन ये ऑप्टिकल फाइबर से चल रही हैं। इवन जो हमारे मोबाइल फोन में है ना वायरलेस क्या है, इंटरनेट कनेक्शंस, तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन हमारे मोबाइल में भी जो है दोस्त, वो भी किससे चल रहा है? वो भी ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है, क्योंकि ये टावर से है और टावर के नीचे क्या लगा हुआ है? पूरा ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है। तो आप ये समझते हैं 95+% जो इंटरनेट सर्विसेज है वो इसी आधार पर चल रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, स्पेस इंटरनेट की बात हो रही है। अगर हम सैटेलाइट से इंटरनेट सुविधाओं की बात करें तो अभी अगर कोई सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सुविधाएं अगर आप ले रहे हैं तो वो आप ले रहे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो उपग्रह लगाए जाते हैं उनसे आप ले रहे हैं। और वो क्या करते हैं? वो आपको 24/7 सुविधाएं देते हैं, क्योंकि जैसे अर्थ रोटेट होता है उसी हिसाब से सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन भी 24 आवर्स ही होता है। तो वो जगह हमेशा सैटेलाइट के सामने रहती है और आप उसकी मदद से इंटरनेट सुविधाएं ले रहे होते हैं। और आपको बताऊं, अगर आप 3 उपग्रह को लगा दें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर तो आप इंटायर वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं। एच.सी. वर्मा की किताब में लिखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड वाली, अगर आप पढ़ते हैं फिजिक्स की तो। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, मेरी तरफ देखिए, ये ग्लोब है। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ये 120 डिग्री देखेगा, ये 120 डिग्री देखेगा और वो 120 डिग्री देगा। ऐसे करते पूरा इंटायर अर्थ कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं। 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच को ही देख पाएगा। अब आप कहेंगे कि सर फिर पोलर रीजन पर अगर किसी को जियो स्टेशनरी या 24/7 वाला चाहिए मोबाइल फॉर इंटरनेट, भाई तो आप हमें ये बताइए 60-70 नॉर्थ के ऊपर और 60-70 साउथ के ऊपर ग्लोब पर दुनिया में कौन लोग रहते हैं? रेनवियर को मोबाइल फोन देना बात करने के लिए? आप कुछ नहीं। फिलहाल ये स्टैटिक पार्ट है जो मैं आपको थोड़ा बताने लगा था। और ये जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, इस तरह के प्रश्न, पोलर सन सिंक्रोनस है ना, जियो, इस तरह के शब्द आज तक आपके पेपर में बहुत आते हैं। सैटेलाइट जमीन पे क्यों नहीं गिर जाता, सर्टेन ऑर्बिटल स्पीड, ये सारी चीजें स्टैटिक बुक में दी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको स्पेस इंटरनेट के बारे में ये बताना चाहता हूं कि आज जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो जियो स्टेशनरी से है। और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है तकरीबन 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होती है। और 36,000 किलोमीटर तक सिग्नल जाना, वहां से आना काफी लंबा टाइम होता है, इसलिए आपको गैप मिलता है। इसलिए इंटरनेट की सुविधा में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर वही चीज इंटरनेट सर्विसेज आपको पास कोई उपग्रह लगा दें, पास उपग्रह लगा ले, ठीक है, पास उपग्रह का मतलब लियो जो मैंने बोला था, क्या 100 के ऊपर चले जाइए और 2,000 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम उपग्रहों को लगा ले। लेकिन हाँ, यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां उपग्रह बहुत सारे लगाने पड़ेंगे और पूरे इंटायर दुनिया के ऊपर लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से कर हम इंटरनेट जो सुविधाएं लेंगे वहां पर जो डिले होगा, सिग्नल जाना आना वो काफी कम होगा, क्योंकि सैटेलाइट्स पृथ्वी के काफी करीब हो जाएंगे तो सिग्नल जाकर आना काफी अच्छा होगा। तो इंटरनेट वगैरह जो होगा सुविधाएं काफी, यही कंसेप्ट स्पेस इंटरनेट को लेकर स्पेस एक्स लेकर आने की बात कर रहा है। और स्पेस एक्स की शुरुआत कर भी चुका है, मैं भी आज की बात नहीं कर रहा हूं। स्पेस एक्स क्या किया है, दुनिया का पहला लीडिंग जो प्राइवेट कंपनी है अंतरिक्ष तकनीकी में जो काम कर रहा है, इसने 60 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लगाया है स्टारलिंक नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत। स्टारलिंक कार्यक्रम जो लेकर आया है स्पेस एक्स, इसके बारे में सुनिएगा और सुनिएगा। स्टारलिंक नेटवर्क का कंट्रीब्यूशन क्या है? इनका कहना है कि जो बीमिंग है, डेटा सिग्नल फ्रॉम द स्पेस से लेना है। यहाँ सिग्नल्स हम स्पेस से लेने वाले हैं, ठीक है, समझिएगा। ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ये सैटेलाइट बेस्ड है। तो स्पेस में क्या हम लगा रहे हैं? ऊपर सैटेलाइट। और स्पेस हम किसको बोलते हैं? हमने आपको पहले ही बोला था 100 किलोमीटर के बियॉन्ड ऑफिशियल स्पेस कहा जाता है। वैसे तो 50 किलोमीटर पे भी लोग कह देते हैं, लेकिन ऑफिशियली स्पेस को 100 किलोमीटर के ऊपर कहा जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, 100 किलोमीटर की लाइन को क्या कहते हैं जिसके ऊपर स्पेस बोला जाता है? कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेंगे। आज आपको 2 प्रश्न मैंने दिए हैं। और आगे बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट में बोला जाता है तकरीबन अगर हम नियरली 12,000 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन कर दें, जैसा यहां पे न्यूज आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी करीबन 12,000 सैटेलाइट्स को लगाने की बात कर रही है। ठीक है, और सुनिए और बताता हूं, ये पूरी तरह से लो कॉस्ट आधारित होता है। स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज जो हम दुनिया में लगाएंगे, क्योंकि 36,000 किलोमीटर पर उपग्रह को लगाना दोस्त महंगा पड़ता है।
पास उपग्रहों को लगाना और इस चीज़ों को, यहाँ पर ये बोल रहे हैं सस्ता पड़ता है। फिलहाल एक तरह से इसका ड्रॉबैक है कि कॉन्स्टलेशन बहुत ज़्यादा होगा। एक और ड्रॉबैक है, अगर जब हम सैटेलाइट की स्विचिंग करेंगे, जब एक सैटेलाइट उस जगह से गुजरेगा, दूसरा सैटेलाइट उस जगह पर आएगा, तो पहले वाले सैटेलाइट को दूसरे वाले सैटेलाइट पर डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्विचिंग। इसके बारे में मैंने अपनी बुक में लिखा है कि लो अर्थ ऑर्बिट से अगर हम पूरी दुनिया कवर करने की कोशिश करेंगे पोलर सैटेलाइट से, तो ड्रॉप कनेक्शन की बात होती है, कनेक्शन ड्रॉप हो सकता है, एरर आ सकता है, स्विचिंग डेटा में ट्रांसफर में एरर आ सकता है, ठीक है, कॉल ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, इस तरह की दिक्कतें हैं। फिलहाल यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ उसकी बढ़ाई की जा रही है। ओके, बढ़ाई की जा रही है। अच्छा, इस तरह की बात है। जैसा इन्होंने अनाउंस किया था कि 2015 में कि तकरीबन 122 सैटेलाइट को वो कक्षा में लगाएंगे फिलहाल, लेकिन ओवरऑल 12,000 सैटेलाइट, सोचिए कितना ज्यादा उपग्रह लगाना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, करंटली अबाउट 4 मिलियन पीपल हैं जो पूरी दुनिया में, ये देखिएगा, करंटली अराउंड 4 मिलियन पीपल हैं, 40 लाख लोग हैं। ओके, मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, सॉरी 4 बिलियन है ये, सॉरी, है ना, 4 बिलियन है। ओके, सो अरब के आसपास है ना। डू नॉट हैव एक्सेस टू रेबल इंटरनेट नेटवर्क्स, जिनके पास आज भी इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। ओके, और आपको बताऊं, आप इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट पाते हैं, शायद आपको पता नहीं है। ओके, जरा इंडिया के बाहर जाइए, फिलीपींस वगैरह में, जैसा मैं गया हूँ, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर 2,000 रुपये में मुश्किल से 4-5 GB आपको मिलती है। मैं इस समय की बात बता रहा हूँ। और इंडिया में 500 रुपया, 550 रुपया भरा लेते हैं, हर दिन आप मिलता है आपको 1.5 GB। सोचिए, जो रिलायंस जियो आपको दे रहा है, एयरटेल आपको दे रहा है, तो इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वही बात करें कि दुनिया में तकरीबन 4 बिलियन लोग ऐसे हैं, अरबों की संख्या बता रहा है, कि जिनके पास आज भी, है ना, पूरा वर्ल्ड का आधा पॉपुलेशन आज इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है। तो ठीक है, आगे भविष्य में क्या होगा, इस तरह की इंटरनेट सुविधाएं जो होंगी, फाइबर ऑप्टिक फाइबर, क्योंकि वहां पहुंच नहीं पा रहा। अब आप पूछोगे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को उन जगह पे पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आप मुझे बताइए, अगर कोई मान लीजिए थोड़ा 60 डिग्री के ऊपर रह रहा है, 70 डिग्री के ऊपर रह रहा है, तो उस एरिया में क्या जियोस्टेशन काम करेगा? नहीं। ऑप्टिकल फाइबर क्या वहां पीछे है? नहीं। इवन कहीं पहाड़ी एरियाज है, बहुत ज़्यादा हिमालय के टॉप पर कोई एरिया है, वहाँ पर है, या कुछ इस तरह की जगह है, वहाँ पर लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिलेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ टावर नहीं है इस तरह की। लेकिन अगर कहीं सैटेलाइट से हम जोड़ देंगे ना, तो उन सारी एरियाज में जहाँ पर हम इंटरनेट नहीं पहुँचा सकते, एवरीवेयर ऑन अर्थ, है ना, एवरीवेयर ऑन द अर्थ, है ना, हम इंटरनेट सुविधाएं दे सकते हैं। क्योंकि सैटेलाइट से सिग्नल तो हर जगह आएंगे ना, सैटेलाइट्स तो आपके ऊपर है, चाहे अरे यार आप हिमालय पे भी रहें तो भी सैटेलाइट तो हिमालय के भी ऊपर होगा ना। तो यानी आप हर जगह इंटरनेट सुविधाएं ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं एडवांटेजेस वगैरह क्या लगे हाथों। मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया। अब एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको बताऊं कि चले, इस बारे में कोई जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए ना। मैंने बोला कि जो टाइम लैग होता है या जो डिस्टेंस होता है ज्यादा होने पर सिग्नल्स में डिले ज्यादा होता है, तो इंटरफेरेंसेस ज्यादा आते हैं। तो पास होने पर डिले कम होगा, इंटरफेरेंसेस कम होगा, दिक्कतें कम होगी और सुविधाएं जो होंगी काफी बेटर होंगी। तो ये है लियो बेस्ड आधारित इंटरनेट की सुविधा। चले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा एक इंफॉर्मेशन आया है, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम। असल में जो भारत में जो पेटेंट वगैरह किया जा रहा है ना, तो उसमें एक तरह से अभी एक न्यूज़ आया है जापान के साथ जो भारत सरकार की बात हो रही है। क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक प्रपोजल जहां पे पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम लाया गया है। इंडियन पेटेंट ऑफिस जो कि CGPDTM के अंतर्गत आता है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स इंडिया के अंदर आता है, जहां पर डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट को कंट्री के रिस्पेक्ट में लाने की बात हो रही है, रीजन के साथ जोड़कर। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्त कि जैसे जापान पेटेंट ऑफिस है और इंडिया पेटेंट ऑफिस है, इनके बीच में एक पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ है 3 साल के लिए, ठीक है। उसी चीज को हम लेके आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत असल में यूनियन कैबिनेट ने की है कि कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर हम लोग आपसी, है ना, पेटेंट वगैरह को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। इसमें होता क्या है, अब जैसे क्या पायलट प्रोग्राम है जो जापान पेटेंट ऑफिस और इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ आया है, जिसकी शुरुआत के लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स में न्यूज रहा है। बात ये होती है इस पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है, ठीक है, वो डिफरेंट पेटेंट एप्लीकेशंस को रिसीव करेगा जो डिफरेंट टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं और उसके पेटेंट के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। असल में क्या होता है, बहुत सारे अनुसंधान हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के पेटेंट नहीं हो पाते, तो यहाँ पर इसके कोलैबोरेशन की बात हो रही है। जापान के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें हो रही। कैसे होंगे अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। किस इशू से जुड़े, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल मैकेनिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, है ना, इन सबसे जुड़े एप्लीकेशन जो होंगे, इन तकनीकियों से जुड़े हुए, इन सबको इंडियन पेटेंट ऑफिस रिसीव करेगा।
ओके, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए पेटेंट्स को, मान लो कोई नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं, नई चीज़ें दी जा रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे जो सेटअप किया गया, इसका मेन इंफॉर्मेशन जो देखिए आपको लिखा भी है, जनरली जो पेटेंट प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर है उसको पेटेंट किसी चीज़ का लेने में, प्रोसीजर करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत तेज़ी से उसको प्रोसेस करके बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेट करेगा, है ना। इंफॉर्मेशन वगैरह को जो पेटेंट ऑफिसर्स होंगे जैसे इंडिया जापान के बीच, वो शेयर करेगा किस तरह के पेटेंट, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इसको दिया जाए ना दिया जाए, क्या है, उस पर पूरा रिव्यू होगा। एक तरह से फास्ट ट्रैकिंग ऑफ हिज पेटेंट एप्लीकेशंस यहाँ पर किए जाएंगे। ओके, और यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोसेस जितने भी हैं सबको पेटेंट कराया जाएगा जापान में, ठीक है, जापान के साथ मिलजुल कर इस तरह की बात हुई है। तो ये कंसेप्ट आया है और आगे चलकर इस तरह के हाईवे को लेकर पेटेंट को और ज़्यादा बूस्टअप करने की बात हो रही है। तो इंडिया और जापान के बीच में अगर कोई चीज़ आ रही है, उसको हम साझा करके चलाना चाह रहे हैं, तो उसके पेटेंट की बात हो रही है और दोनों इस तरह का काम करेंगे, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ इस पेटेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। वर्ल्ड निमोनिया डे को लेकर भी इशू रहा है। वर्ल्ड निमोनिया डे नवंबर 12 को हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये करंट अफेयर्स कब का है? नवंबर का है, और 2009 से हम इसको मनाते आ रहे हैं वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है। इसमें लोगों को जनरली जागरूकता फैलानी होती है कि इस तरह के निमोनिया के इन्फेक्शन आपको ना हो, आप खुद को बचा कर चलें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की चीज़ों को लेकर आ रहा है। तकरीबन बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, जनरली बच्चों की। अराउंड 1.4 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 साल तक के होते हैं, पूरी दुनिया में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, और WHO का ये कहना है कि निमोनिया इवन प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है, फिर भी अगर इस तरह की मृत्यु हो रही तो शर्म की बात है, ठीक है। जब उसकी वैक्सीन्स हैं और दवाइयाँ हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं। निमोनिया जो है वो बैक्टीरियल भी होता है, वायरल भी होता है और फंगी भी होता है। तो फंगल भी होता है, वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, जीवाणु, विषाणु और कवकों तीनों से ग्रसित होता है। वो निमोनिया जो बैक्टीरियल होता है उसका नाम देखो लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिक, ऐसा बैक्टीरिया है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी ऐसा बैक्टीरिया है जो निमोनिया देता है। साथ ही जो वायरस जो निमोनिया देता है रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस होता है जो वायरल निमोनिया देता है। इसके अलावा जो एयर सैक्स वगैरह होते हैं, मतलब जहाँ पे अंदर आपकी हवा वगैरह भरती है, लंग्स एल्वेलाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो पूरी तरह से उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनमें कुछ द्रव और पस तरह के पदार्थ बन जाते हैं, तो एरिया कम हो जाने से सफोकेशन होता है, बच्चों की मृत्यु होने की चांसेस होते हैं ज़्यादातर बच्चों में। और ज़्यादातर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, तकरीबन अबव 65%, उनकी, जैसे इस समय कोरोना वायरस है, जैसे सार्स है, जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे मर्स है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जहां पर इस तरह के लोगों को बचाना होगा। हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, लंग्स की प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ ना हो, किडनी की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनको इस तरह के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चले, ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइजीन कंडीशन रखिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह लगवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और यूनिसेफ का एक रिपोर्ट आया है, क्या आया है कि निमोनिया से हर 39 सेकेंड में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, दुनिया में एक बच्चे की डेथ हो जाती है। और ऐसा कहते हैं तकरीबन हर साल रफली 8 लाख बच्चे हर साल, अगर देखिए, इस तरह से ग्रसित हो जाते हैं। ओवर 2200 एवरी डे ग्रसित हो जाते हैं, ओके। और इंक्लूडिंग 1,53,000 न्यू बॉर्न, यानी इस तरह के न्यूज़ हैं जो शर्म की बात है, ठीक है, चलेगा। फिलहाल 29 सेकंड में एक मृत्यु होती है निमोनिया से, दुनिया का एक रिपोर्ट है, मतलब जो बच्चे मर रहे हैं उस हिसाब से डेटा है। राजस्थान फ्री मेडिसिन स्कीम रैंक फर्स्ट, ठीक है। तो राजस्थान का एक फ्लैगशिप फ्री मेडिसिन स्कीम था जो राजस्थान ने लॉन्च किया था, और नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रैंक इसको मिला भी है पूरे इंडिया में इस तरह की सुविधाएं देने के लिए। और राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था, यहाँ पर तकरीबन स्टेट रजिस्टर्ड अराउंड 94.59% ऑनलाइन फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन इस कंट्रीज़ में हुए हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, ओके। जबकि और जगह पे देखिए तो काफ़ी पीछे है इससे। कुछ चीज़ और बता दूं, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 अवयवों में काम कर रहे हैं। पहला एक तो फ्री मेडिसिन पहुंचाना, और दूसरा फ्री टेस्टिंग को भी इसके अंदर रखा गया है। अब फ्री मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस 2 अक्टूबर 2011 को। कॉमनली यूज एसेंशियल मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट तक पहुंचाना है, ठीक है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और दूसरा कुछ फ्री टेस्ट है इसके अंदर जो प्रोवाइड फ्री टेस्ट करते हैं, उसको 7 अप्रैल 2013 को इसके अंदर जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम का है वो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके लिए एक प्रयास कर रही है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में जो सेटअप है। तो इस तरह के फैक्चुअल डेटा है जो आप
ध्यान रखेंगे। मिसलेनियस टॉपिक में एक कंसेप्ट है जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन इस पर ही मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं, रिवर्स ऑस्मोसिस पर आपके पेपर में प्रश्न पूछ चुका है 2007 के प्रारंभिक परीक्षा में। थोड़ा पुराना अध्यापक हूं दोस्त, 2002 से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, तो 2007 में वो प्रश्न मैंने कराया भी था। आरओ क्या है और किस तरीके से उन्होंने पूछा था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रतिलोम परासरण इस नाम से दिया था, रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम उन्होंने लिखा था, प्रतिलोम परासरण के बारे में सही है, ठीक है, उन्होंने इंफॉर्मेशंस लिख दिए थे। तो आरओ जो हम वाटर प्यूरिफिकेशंस में यूज करते हैं उसके बारे में कुछ न्यूज रहा है, फिर मैं आपको थोड़ा आरओ समझाता हूं। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का एक दावा था कि भाई जो आरओ हम यूज कर रहे हैं उस आरओ में तकरीबन 70% 80% पानी बेकार हो जाता है, और जो प्रॉपर टोटल डिजॉल्व सॉलिड मटेरियल कंटेंट वाटर में होना चाहिए वो नहीं है। यानी पानी पूरी तरह से जो मानव पी रहा है वो मानव के शरीर के लिए हितकारी नहीं है। बस यही इशू था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, आरओ चल रहा है, चलता रहेगा। ये पूरी कहानी है, मतलब पूरा बैकग्राउंड है जो करंट अफेयर्स है जिसको लेकर यहां इशू बना था। तो वही बात है, अब आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है मई 2019 में ये ऑर्डर, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला था बैन करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस को, जो तकरीबन वाटर को सप्लाई को बेकार करता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, जो कि तकरीबन 300-400 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की बात करता है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला भी था कि इसको बंद कीजिए। तकरीबन 70 से 80% वाटर प्यूरिफिकेशन के समय नालियों में बह जाते हैं, ओके। और हमारे यहाँ जो इंडिया में वाटर क्वालिटी इंडिया का एसोसिएशन जो मतलब होना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। अब यहीं पर हम लोग बात कर लें सीधे काम, तो फैक्चुअल डेटा हो गया, अब सीधे हम लोग करंट का न्यूज़ हो गया, अब हम सीधा रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं। असल में जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है उसका ठीक अपोजिट प्रोसेस होता है जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं आप नहीं समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते हैं तो समझना पड़ेगा। यह कोई एक्सक्यूज वाली बात ही नहीं है। साइंस वालों को आर्ट पढ़ना पड़ेगा, आर्ट वालों को साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका पेपर एक है। और एक एक क्वेश्चन पर आपको बताऊं आपकी मेरिट बदल जाती है, ठीक है। 1 मार्क्स पर आप आईपीएस से आईआरएस हो जाते हैं, 1 मार्क्स पे आप आईएएस की जगह आईपीएस हो जाते हैं, और हमेशा जिंदगी भर आईपीएस वालों को आईएएस के अंदर काम करना पड़ जाता है। सिर्फ 1 मार्क्स का गेम है दोस्त, और एक मार्क्स पे 50 सैकड़ों विद्यार्थी होते हैं, तो आपके लिए 1 नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चले, तो अब जैसे परासरण किसको बोलते हैं, परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि इसके लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। सुना होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, ओके। होता कि आप 2 तरफ ना मटेरियल ले लीजिए, ठीक है। मुझे क्या थोड़ी जगह और मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, यहाँ मेरे पास थोड़ी जगह है, समझिएगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर है ना, ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है और ये एक और सेल है, 2 सेल है, समझिएगा। इस सेल के अंदर सलूट है, सलूट मतलब चीनी है, विलायक है। दूसरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब विलायक है, ठीक है। तो ये हो गया विलेय मेरे मित्र, ये हो गया विलेय जिसको घोलते हैं, ये हो गया विलायक जिसके अंदर घोलते हैं, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हो गया विलेय और विलायक मिल गया तो बन गया विलेन, तो विलेय और विलायक हो गया तो मिल गया, बन गया विलेन। ये 3 चीजें हो गई दोनों तरफ। ये सेल ए है, ये सेल बी है, और दोनों के बीच में ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और ये अर्ध पारगम्य में है, यानी सेमी परमेएबल है, चीजों को चेक करके आने जाने देती है। अब जरा समझिएगा होता क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ए साइड में ज्यादा कर दूं, यानी ये सॉल्यूशन जो विलयन है वो ज्यादा मीठा हो गया, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं, इसका मतलब जो सॉल्यूट है यानी चीनी है वो ए में ज्यादा घुला हुआ है, ठीक है, बी में कम है। होगा क्या, अपने आप जो जल है बी में, इधर तरफ सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, कम है। इधर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अधिक है, क्योंकि यहाँ चीनी जो है वो ज्यादा है, यहाँ चीनी यानी सॉल्यूट क्या है, कम है। तो पानी जो होगा इधर से इधर जाने लगेगा, ठीक है। यानी ये जो कम सांद्रता का विलयन है, सॉल्यूशन है, ये जो अधिक सांद्रता का सॉल्यूशन है उधर की तरफ जल जाने लगेगा, थ्रू किसके, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस।
इसको कहते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण। और ऑस्मोसिस के विपरीत जो प्रक्रिया हो उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे मैं आपको बोलूं, इसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप समझ जाए, शायद नहीं आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं क्यों निगेटिव रहूं, मैं तो पॉजिटिव रहूंगा, ठीक है। मैंने कहा इस वाले एरिया को अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए इधर की तरफ और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो होगा क्या? तो होगा ये कि ये जो सलूट है ना, ये जो सलूट है, ये सलूट ही इधर जाने लगेगा, ये सलूट इधर जाने लगेगा। और मान लो पानी के केस में अगर सलूट है तो क्या है? गंदगी। तो अगर पानी की अंदर की गंदगी अगर सलूट है, मान लो कोई गंदगी उसके अंदर घुली हुई है और उस वाली जगह पर अगर हम प्रेशर लगाकर उस सलूट को इधर कर दें तो यहां पर क्या रह जाएगा? सॉल्वेंट यानी पानी यहां पर साफ रह जाएगा, क्योंकि सलूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सलूट इधर निकल जाएगा प्रेशराइज होने की वजह से, तो ये पूरा का पूरा पानी साफ रहेगा और ये गंदगी आप यहां से बाहर निकाल दीजिए। यही बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब जितना सिंपल जीएस में मैं भी कर सकता हूं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत ही जल्दी छोटा सा एक 15-20 मिनट का वीडियो मैं आपको वाटर प्यूरिफिकेशन पर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आप देखिए अभी अल्ट्रावायलेट लाइट का क्या यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। 2015-16 में प्रश्न पूछा गया है। जो बैक्टीरियल वगैरह होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह जल के अंदर, उनको मारता है। जो एक्स वगैरह होते हैं ना, जैसे जो इंसेक्ट्स के बच्चे होते हैं या लार्वा वार्वा जो होते हैं, उनको मारता है और वाटर को हाइजेनिक रखता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इस तरह की प्रक्रिया होती है। अब यहां पे मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस क्या था मैंने आपको समझा दिया। यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर क्या किया जाता है? एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन कर रिवर्स फ्लो ऑफ किसका कर दिया जाता है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहां पर क्या है? कोई अशुद्धि, जो मैंने अभी आपको पीछे फिगर में समझाने की कोशिश की थी मेरे दोस्त। चलिए, अच्छा, पता नहीं आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं या ऐसा ही लगता है कि बस मतलब काम चल रहा है ना? थोड़ा इंटरेस्ट लिया करो दोस्त, है ना। प्यार जो आप करते हैं अच्छी चीज़ है, अच्छा इंसान बनाता है आपको प्यार। इससे भी कर लीजिए, ये आपको कलेक्टर बनाएगा। चलिए, और कमाल की चीज़ है, एक बार पढ़ाई से प्यार हो जाए तो यूपीएससी क्या है? कप ऑफ टी है, जो बार बार कहता हूँ। निकल गया, जाइए ऐश कीजिए, जितनी जल्दी निकालिए उतना ज़्यादा लाइफ में एंजॉय कीजिएगा। अब सोचिए जो बच्चे 22, 23, 24 तक निकाल लेंगे, 60 साल तक नौकरी करेंगे। अरे मतलब कहाँ तक आप पहुँच जाएंगे सिक्योरिटी लेवल। हम लोग आपको फ़ोन करेंगे, देखो यार थोड़ा किसी ज़माने में हमने किया, अब तुम थोड़ा ये काम कर लो, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चलो अच्छा, आप हमारा मत कीजिएगा, ठीक है। समाज में बहुत लोग हैं ज़रूरतमंद हैं, इसीलिए आईएएस बन रहे हैं ना, उनकी कीजिएगा। चलिए, तो लास्ट में बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद देख ही रहे हैं नीचे थोड़ा कॉमर्शियल और क्या क्या करेस्पॉन्डेंस लिखा है, तो इसका मतलब लास्ट चल रहा है। आइए 5 मिनट और सुनिएगा। अब यहां पर बोला जाता है कि आरओ प्लांट्स जो सेटअप होंगे उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आरओ मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से कोशिश की है मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल कमेंट में लिखेगा कि आपकी मेरी कोशिश आपको थोड़ा फायदेमंद हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ ब्राइन की बात कर रहे हैं। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर है, जैसे सोर वोर्स में अलोंग द सोर्स एरियाज जो है ना, समुद्र तट वाले एरियाज में, उनका डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आरओ प्लांट्स को प्यूरिफिकेशन कर पाना बड़ी दिक्कत होती है, सैलिनिटी ज़्यादा है। इसके अलावा जब आप हाइपर सैलिनिटी वाले एरिया जो सोर एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तो वहाँ पर जब पानी को ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर जो फाना और फ्लोरा होते हैं, पौधे जंतु, उनको ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो काफ़ी प्रेशर जनरेट करता है पानी को साफ़ करने के लिए। उसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटे छोटे जनजीवन होते हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ओके, कॉस्ट एंड टाइम्स की बात हो रही है। यहाँ पर देखो एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास है, तकरीबन कॉस्ट और टाइम की बात हो रही है, कॉस्ट कर रहा हूँ सॉरी, है ना, जो मूल्य है और समय की बात है। तकरीबन 900 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आपको लगाना पड़ेगा। खर्चा सुनिएगा, जो डेटा आया है सरकार की तरफ से, उससे आप 100 MLD प्लांट यानी 100 मिलियन लीटर पर डे आप पानी साफ कर सकते हैं। माई गॉड, माय गॉड। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ सुना था कि इजराइल ने बहुत सस्ती और बहुत अच्छी तकनीकी डेवलप की है जो वो समुद्र का पानी क्लीन कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी साहब जब इजराइल गए तो बड़ा न्यूज़ आया भाई कि मोदी जी को जल्दी मिल जाएगा पानी। तो इस तरह की दिक्कत अगर इंडिया में आती है, क्योंकि अगली लड़ाई तो आप लोग को पता ही है,
बायोलॉजिकल वेपन हो जाने दीजिए, ये पोल्यूशन हो जाने दीजिए सब कुछ, जब लोग मर जाएंगे तो एक लड़ाई हम लोग के साथ जल की भी आएगी। भारत तो अच्छा खासा फेस करने वाला है। कभी किसी ने सोचा नहीं था से 8 साल 10 साल 15 साल पहले कि भैया हम लोग पानी खरीद के पिएंगे। चल ही रहा है, कुछ दिन बाद सिलेंडर भी खरीदेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे, अब मास्क तो ले ही रहे हैं, मास्क भी खरीद ही रहे हैं। अब ये साल तो हम लोग मास्क में ही गुजारने वाले हैं क्योंकि कोरोना वाले दिक्कत आप देख ही रहे हैं। चलिए, तो इस हिसाब से माई गॉड है ना, माई गॉड मतलब आप समझ चुके हैं, ठीक है। एनर्जी नीड, अब देखो पानी को साफ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, मोटर चलेगा कहाँ से, प्यूरिफाई करेंगे कहाँ से, तो उसमें भी देखिए 4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1000 लीटर आप पानी को साफ करने में, जो डेटा हमारे पास आ रहा है। कुछ चीज़ें और हैं, आरओ वाटर है ना हेल्दी क्या है या नहीं है, ठीक है, उस बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल ऐसा कहते हैं कि आरओ वाटर से जब हम डिसैलिनेशन वगैरह करते हैं तो उसमें जो वाइटल जो मिनरल्स होते थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, भाई ये सब ना शॉर्ट हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। यानी पानी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ना उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, और मिनरल वाटर्स में भी पोषक तत्व होने चाहिए। और बाद में जो आप आरओ प्लांट से जो पानी वगैरह आप करते हैं ना, साफ करते हैं, उसका टीडीएस बैलेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर टीडीएस वो नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पे एनजीटी ने क्या बोला था कोर्ट से कि भाई ये सब बंद करो, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं अलाउ है। अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ, एक मशवरा जो मैं अपने पास से देता हूँ, एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, वाटर प्यूरिफिकेशन पे, एयर प्यूरीफायर पे, इन सब पे कुछ ना कुछ आपको चाहिए। आपको एक मशवरा देता हूँ, असल में जब आप आरओ खरीदते हैं तो कभी भी ना अमेज़ॉन वगैरह से जाके ना खरीदा करें। आप अपने एरिया में जो आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हो उसके पास जाइए, वो आपको मित्र बेहतर तरीके से बताएगा कि इस जगह का पानी किस लेवल का है और यहाँ पर किस लेवल का प्यूरीफायर काम करेगा तो इफेक्टिव होगा। अब मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है, आप समझ में आ गया। हमेशा हम लोग प्रोडक्ट को अमेज़ॉन मंगाइए, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रखिए वाटर प्यूरीफायर के केस में हमेशा आप लोकल ही खरीदिए, क्योंकि जो वहाँ का वाटर प्यूरीफायर होगा वो वहाँ के हिसाब से होगा। आप उस व्यक्ति से जिससे खरीदते हैं उससे पूछिएगा कि यहाँ पे टीडीएस कितना, इसका टीडीएस कितना मेंटेन कर रहे हैं, और अगर इस तरह की चीज़ वो नहीं पढ़ाता है तो जान लीजिएगा एक अनपढ़ आदमी है जिसने दुकान खोला हुआ है। आप वहाँ से सामान ना लें और या फिर पूछ कर लें, आपका आरओ वहां के लिए इफेक्टिव होगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताना। और दूसरी चीज, आप अपने आरओ की सर्विसिंग समय पर कराते रहें मित्र। तो इसके साथ ही अब हम चलते चलते पर आते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, और होना चाहिए, ठीक है, जो हम इतनी किताबें लिख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो अनुभव है, तो उस तरह के जो करस्पॉन्डेंस मटेरियल्स हैं वो हम पूरा ही यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए कंपाइल है, और साथ ही साथ सारी बुक्स हैं हर विषय की जो आप तैयारी के लिए सटीक है, विथ यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल। इसके लिए अगर आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं या मटेरियल की आपको दरखास्त है तो आप इन जगहों पर आप विजिट कर सकते हैं। आपको जाना चाहिए, अगर आप गोरखपुर के आसपास हैं तो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी बहाने अगर आप वहाँ रहेंगे तो मैं भी अपने गाँव जगहों से जुड़ ही रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो बैच अच्छा चल रहा है। संस्था मैंने ओपन की थी तो सोचा था कि लोग शहरों की तरफ आते हैं, मैंने सोचा कि भाई गांव की तरफ चलते हैं। और गांव वगैरह में हमारे यहाँ जिस एरिया है वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह की बड़ी दिक्कत है। जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, पैसे वैसे यार दिल्ली में माय गॉड है ना, क्या बताऊँ मैं, रहना खाना टू मच। मुझे भी याद है जब मैं दिल्ली में आया था तो कितनी दिक्कतें हुई थी शुरुआत। अब तो ठीक है भाई, थोड़ा फाइनेंशियल ठीक हूँ, बट आई रिमेंबर जब मैं भी विद्यार्थी था आपकी तरह, तो मैं समझ सकता हूँ। तो हमारे समय में तो गोरखपुर वगैरह ऐसी जगहों पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लोकल पढ़वाते थे टीचरों से और इस तरह की दिक्कतें होती थी। तो कहीं एक लेडी, आपसे बता ही देता हूँ, एक लेडी मिली मुझसे ट्रेन में, वो एसडीएम थी है ना, यूपी कैडर में। उसने बोला कि सर इतना कुछ आप किए हो, कितना पैसा कमाओगे, थोड़ा अपने एरिया के लिए करो। तो 4-5 साल की बात है, वैशाली ट्रेन चलती गोरखपुर से, तो मैं भी भाई सोचा यार करें क्या, और इच्छा तो मेरी थी क्योंकि मैं चाहता था कि यार अपने गाँव से जुड़ूँ, वही देसी घी, वही शुद्ध हवा कहीं लूँ। तो मेरे दिमाग में आया मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चल भाई इंस्टीट्यूट ही लॉन्च करते हैं, आज नहीं कल धीरे धीरे लोगों को समय के साथ हो ही जाएगा। दिल्ली में बहुत हो गया, 20-22 शहरों में हो गया, अब थोड़ा अपनी जगह पे जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ये इंस्टीट्यूट मैंने सेटअप किया और फिर कोशिश किया बड़े बैलेंस में। और वहाँ पे देखिए ना, गोरखपुर में 4,000-5,000 में रहना खाना सब हो जाता है, 50,000-60,000 रुपये तक आपका फीस हो जाता है, पूरी किताब नोट्स। दिल्ली के टीचर्स हैं तो बड़े महंगे भाई, आते हैं वहाँ पे भी पूरा रेट वही लेते हैं, ये नहीं कि हम थोड़ा सस्ता करते, पर कोई बात नहीं, वो पूरा उसी में अपना आके उसी में एडजस्ट हो जाता है।
और काफ़ी हद तक थोड़ा हमारे भी पॉकेट से लग जाता है, लेकिन सुकून तो है कि ठीक है अब वहाँ पे है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमको अब फ़ायदा हो गया। अब दिवाली में घर, होली में घर, पहले 2 ही बार जाते थे, अब बीच बीच में भी घर। तो अब घर में, त्यौहार में, फेस्टिवल में, लोगों की शादियों में आना जाना थोड़ा बढ़ गया। तो फिलहाल मैंने अपने फ़ायदे के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप किया। फ़ायदा आपको हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, चलिए ठीक है। कुछ पर्सनल बातें हो गई वीडियो में, अच्छा है कि लास्ट में है, नहीं तो आप भी सोचेंगे पागल आदमी है और क्या है ना, चले है ना। ये कुछ बच्चे हैं जो अपने प्यारे प्यारे से निकल रहे हैं, तो थोड़ा ये सब लगा दिया मैंने, है ना। कुछ बच्चे हैं जो गोरखपुर में आकर भी सेमिनार वगैरह, टॉपर्स अक्सर आते रहते हैं शहरों में, जो किया इन बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, जैसे अनु, सचिन, ये सब आ चुके हैं, सिद्धार्थ, ये सब आ चुके हैं गोरखपुर में, और आप सबको मोटिवेट करते हैं। जैसे दिल्ली में लोग आते रहते हैं, वहाँ भी आते रहते हैं, ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, ये आज भी आपसे जुड़ते रहते हैं, और ये इतने अच्छे बच्चे हैं, आज भी इनको फ़ोन करो, आपसे कोई हेल्प चाहिए आप इनसे पोस्ट कीजिए, ये आपकी बिल्कुल मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सच में जो दिल से अच्छा आदमी होता है, या ऊपर वाला उसी को आईएएस बनाता भी है क्या, तो ये बच्चे हैं। और ये पुलकित है जो मेरे ही शहर में है, जहाँ मैं हूँ, वहाँ से पास में एक सिद्धार्थ नगर एरिया है, वहाँ भी स्टेडियम वगैरह बनकर आया है। तो इट्स प्राउड टू मी कि उसी एरियाज़ में जहाँ मैं हूँ वहाँ पर मेरे विद्यार्थी पहुँच रहे हैं। सो बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें मित्र, कोशिश करेंगे समय के साथ और अच्छा करें। फेसबुक पर पूर्वांचल आईएएस, यूट्यूब पर पूर्वांचल आईएएस, टेलीग्राम पे पूर्वांचल आईएएस। सो ये पीडीएफ आपको पता ही है, इस टेलीग्राम पे है, आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हैव अ गुड डे।